अच्छा यार, इस अगर हमने वर्ल्ड लेवल पे जाना है तो एक काम करना पड़ेगा, एक्सट्रीम किस्म का डिसिप्लिन होगा। अच्छा, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे मक्खन मारें। डिसिप्लिन का मतलब है पढ़ाई करें। और मामला ये होगा कि इस वक्त यहाँ पे 1500 लोग हैं। इस पूरे को हमारी 4 लोगों की टीचिंग टीम है। मेरे साथ लेफ्ट पे आरिफ रुजानी बैठे हैं। ये हमारे जो हमने ये तहरीक शुरू की थी, हमने उसका नाम रखा था ऑपरेशन बदर। और ऑपरेशन बदर अब भी वही है, मगर वो पाकिस्तानी ये पीछे बीच में अमेरिका के मामला हो गए तो लोग ऑपरेशन बदर के नाम से झपकी होने लगे। जबकि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ऊपर फोकस था कि उन्होंने जंग बदर में जो कैदी थे उनको कहा था कि आप अगर एक मुसलमान को बढ़ा देंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो ये वो वाली बात थी, मगर हमने फिर ऑपरेशन बदर का नाम से विड्रॉ तो नहीं किया। दिल में तो हमारे नाम ऑपरेशन बदर ही है, मगर पब्लिक में हम मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो मामला ये है कि जो लोग 4 लोगों की फैकल्टी है जो पढ़ा रही होगी, और फिर दोनों हमजा के अंडर पूरी मैनेजमेंट टीम है जो आपके असाइनमेंट और सब कुछ चेक कर रही होगी। अच्छा, यहाँ पे कितनी आपकी, आप लोग पता है जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है इस सेक्शन ए में, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमजा है, उसकी क्लास मैं गारंटी कर रहा हूँ कि हम दोनों से तो ज़्यादा अच्छे पढ़ाते होंगे। बहुत सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं हमसे, तो कोई अफसोस करने की बात नहीं है जो लोग सुन रहे हैं इंटरनेट पे जिनको इसमें एडमिशन नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास पढ़ा सकते हैं, सारी साल 10 तो नहीं पढ़ा सकते, नॉट पॉसिबल। तो जो लोग नहीं है वो शुक्र करेंगे आएगा। अभी तो आप लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि मैं फुल साइको हूँ और मैं निकम्मे आदमी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अच्छा, जरा सा आरिफ भाई वो खोलिएगा, इंटरनेट पे खुला हुआ है, वो जरा सा वो वाला पेज खोलिएगा जो मैंने आपको मैं इवन इंट्रोडक्शन करने से भी पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि जो आप ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि आप सबको बीट करके यहाँ आ गए। अच्छा, आपको मैं पहले दिन ही जबरदस्त किस्म का असाइनमेंट दूंगा और हम ये लोग देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इस नई दुनिया में एक खास किस्म का माइंडसेट चल सकता है जो हर नए चैलेंज पे खुश हो अफसोस होने के बजाय। तो आप URL देखें, ये www.github.com/Kanaversity में पाइथन की जो रिपोजिटरी है उसके अंदर ग्रोथ माइंड चैलेंज है। आपने पाइथन, आप कहेंगे सर आपने तो पाइथन पढ़ाई नहीं, आप लोगों पे 6 महीने लगाए बल्कि ज़्यादा। तो आपने इसमें लिंक भी है, अब देखना है कि कौन सबसे पहले ये असाइनमेंट करता है। मैं तो म्यूट में लैपटॉप में नहीं, पिछली साल नहीं करना बस चाहिए। तो ये असाइनमेंट है
ये स्ट्रीमलिंक का एप्लीकेशन बनाना है, इसका वीडियो की इंस्ट्रक्शन उसने पूरी दी हुई है। अच्छा, ये अगले हफ्ते देनी है। मैं आपको बताता हूं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, ये सबको मैं देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट सुबह 5 बजे ये सबमिट कराते हैं पहले दिन ही। तो आज रात आपने सुना नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा। अच्छा, इसमें सब टीचर स्टूडेंट सब शामिल है। देखते हैं किसमें कितने सत्तू हैं। हर एक की शिकायत रहती है ना कि मुझसे फेल नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये असाइनमेंट करना है। पाइथन आपको नहीं आती है, कोई बात नहीं, टाइपस्क्रिप्ट तो आती है, तो पाइथन सीखिए। और फिर साथ इस प्रोजेक्ट का वीडियो भी मैंने पूरा दिया था। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट है, वो ये कहता है कि 2 किस्म के लोग हैं, एक ग्रोथ माइंड कहलाता है माइंडसेट, और एक फिक्स्ड माइंडसेट कहलाता है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? नई चीज देखता है वो खुश होता है, नया चैलेंज देखता है वो खुश होता है, रोंदी नहीं करता। और फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? मैं आपको एविडेंस भी दूं, यार एआई की हाइप आपने आज तक किसी चीज की हाइप इतनी देखी है जितनी एआई की इस वक्त है? मैंने भी देखी। मुझे भी आईटी में 20-25 साल हो गए, मगर आईटी के अलावा भी मैंने कभी किसी जंग की इतनी खबर नहीं सुनी जितनी एआई की सुन रहा हूं। जब वियतनाम की जंग हो रही थी पाकिस्तान में, तो किसी को पता भी नहीं था। तो हमें ये काम करना है। आपने ये फॉर्म बना हुआ है गिटहब का, नीचे आप देखिएगा, सिर्फ से यूआरएल को फिर हाईलाइट करना है। अच्छा, मैंने इवन ताकि आपको पता लग जाए कि आपका किससे पाला पड़ा। अच्छा, आप में से इसमें कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत है। ये आपका टेस्ट नहीं है, ये देखना है कि आप में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन है। देखिए, मैं 10,000 लोगों को डायरेक्ट तो नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल है। तो देखते हैं, हमारे टीचर भी कहते हैं कि हमें बहुत आता है, पता जाएगा। हमारे आप लोग भी में से बहुत बैठे होंगे, ये बताइए कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो ये समझते हैं कि उनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है? आपको खड़ा नहीं करेगा कॉन्फिडेंस यार, पता लग जाएगा। अभी तो 2 ही खोलना है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा थोड़ी सी बेइंसाफी है, मेरे साथ बराबर में आरिफ रब्बानी बैठा है। ये ऑपरेशन मदर में इन्होंने 2000 में ज्वाइन किया। ये अपनी कहानी खुद सुनाएंगे, मगर मैं तो जो मैंने इनको रला दिया वो बता रहा हूं। इनको कोयटा पढ़ाने गया, ये जुम्मे के दिन जाते थे, सारी सड़क खराब थी कोयटा की, अब तो बहुत बेहतर हो गई। 2 मिनट हम नमाज का ब्रेक ले रहे हैं, अजान का, फिर शुरू करते हैं। एक भाई जाएंगे फ्राइडे को और संडे को वापस आएंगे। अच्छा, मैं तो कुछ दफ़ा मैं भी गया। जब आप कोयटा पहुंचते थे और वापस कराची पहुंचते थे, तो आपने कुर्सी में बैठे होते थे और फिर भी हिल रहे होते, क्योंकि सड़क इतनी खराब थी कि आदमी को ना, और ये वहां पहुंचते ही ना, जैसे ही लैंड करते थे ना, वहां पे टीचिंग असिस्टेंट और टीचर्स की क्लास लेना शुरू कर देते थे पढ़ाना। ये इन्होंने 2 साल किया। फिर इनको कुवैत से ऑफर आ गई। आप अंदाजा कर सकते हैं कुवैत में सैलरीज कितनी है। ये वाहिद बंदा है जो कुवैत जबरदस्ती गया, और खुदाई कसम मैं एक बात भी आगे पीछे करके नहीं बता रहा। इसको कुवैत से बहुत ही अच्छी ऑफर आई थी, और इसने कहा सर मैं नहीं जा रहा, मैंने पढ़ाना है। मैंने कहा यार ये अच्छा, इनकी फाइनेंशियल सूरत हाल उस वक्त क्या थी वो खुद ही बताएंगे, मेरा वो नहीं है कि बताऊं। आप ये 17 साल रह के कुवैत से आए। फिर मैंने कहा ये क्लास पढ़ानी होगी। अब ये जो सारे
कोलैब पे नोटबुक्स बनाई है ना, आप उसकी क्वालिटी से देख लीजिएगा। आरिफ भाई को पहचानना है तो आप इसकी क्वालिटी देख लीजिएगा। ये पिछले 2 हफ्ते में बनाई है इन्होंने, 3 हफ्ते में, तो आप देख लीजिएगा तो सामने आ जाएगी आपकी। तो आरिफ भाई जरा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं, कोविड में क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हेलो, आवाज आ रही है? बहुत हल्की है। USD देखना, रेजोल्यूशन कितनी होगी किसकी? USD मतलब बैंक नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही। सोशल पैकेज है। ठीक है, जितनी भी आवाज आ रही है सुन ले। सॉफ्टवेयर लिखते हुए अगर कोई चीज चल रही हो तो उसे छेड़ते नहीं है, जो हमने अभी काम किया। तो अभी आवाज सही है? थोड़ी बहुत मैं और जोर से बोलूंगा। आवाज सही है? सबसे आ रही है? अच्छा जी जी, कुछ बोल रहे हैं? इको हो रही है। तो चले गजल सुना देता हूं आपको, आज जाने की जितना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो और कोडिंग करते रहो। अच्छा खैर, बर्दाश्त करें यार, जो भी है ना, अभी यही है हमारे पास, और टाइम काफी निकला जा रहा है। कोयटा जाना और वहाँ बच्चों को पढ़ाना, मैं आपको बताता हूँ कि ना, एक जैसा अल्लाह ने कहा है ना कुरान में, कुरान पाक में, वयमकुरून और वयमकुरुल्लाह वल्लाह खैरुल माकिरीन। एक मैं प्लान करता हूँ, एक तुम प्लान करते हो, और आई एम द बेस्ट प्लानर। वो बेस्ट प्लानर हर चीज के अंदर बेस्ट प्लानर है। आप जब इंसानियत के लिए कोई अच्छा प्लान लेके चलते हैं ना, आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि उस वक्त अल्लाह का बेहतरीन प्लान एग्जीक्यूट हो रहा होता है और उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। वो अल्लाह आपसे ये काम भी करवाता है। तो खैर, कोयटा में जो चीज मुझसे हो गई, मैंने करी नहीं, यानी कि मेरा ये था कि बच्चे पढ़ जाए वहां पर, और जैसा मैं पढ़ रहा हूँ कराची में वैसा वो भी पढ़ जाए। तो यहाँ से सुबह के वक्त बस निकलती थी, एक तो सब्जी मंडी से निकलती थी, फिर दूसरी ली मार्केट से निकलती थी। खैर, मैं सब्जी मंडी पहुंचता था, सब्जी मंडी से वो ली मार्केट जाती थी बस, और फिर शेरशाह से होती थी बलूचिस्तान। जी कुछ बात? अच्छा, गौर करें जरा, और फिर हम पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे अपनी। तो खैर, मैं कोयटा पहुंचते थे, सुबह मैं 3:30 बजे उठता था और मैं शाम को 6 बजे वहां पहुंच जाता था कोयटा। तो कैलकुलेट कर ले कितने घंटे। खैर, वहां पहुंचने के फौरन बाद मुँह हाथ वगैरह धोया, चेंज करा, और उसके बाद कुछ लड़कों ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो मैंने उनको क्लास से अलग कर दिया था और उनको मैं अलग से पढ़ा रहा था। फिर उन्होंने 4 महीने के अंदर SCJB भी दे दिया, जावा अपनी पढ़ के सर्टिफिकेशन दे के सन माइक्रो सिस्टम की। और उसके बाद मैंने उनको पढ़ाना शुरू करी सलवेट और JSP। अच्छा, मैं दूसरी भी बातें करूंगा कि मुझे जो पेमेंट मिलती थी पढ़ाने की, वो संडे मॉर्निंग की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की मिलती थी। मैं उनको सैटरडे इवनिंग में पढ़ाता था, और इवनिंग के अंदर उसी 4 बच्चों में से एक लड़का था नवेद, उसका ऑफिस करीब में था। यार इसकी थोड़ी सी इंट्रो देख लो। उसका ऑफिस करीब में था, मुझे नहीं मालूम। तो मैंने उन 4 बच्चों से कहा कि यार ये मुझे PC चाहिए, कहीं से PC मिल जाए तो मैं उन्हें सलवेट JSP पढ़ाना शुरू कर दूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट पर उसको मिल नहीं सके, वहाँ पर PC मिल जाएगा, मुझे लैपटॉप वगैरह नहीं होता नहीं। खैर, तो अब अल्लाह की रहमत देखें, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऑफिस भी बड़ा करीब मिला। मुझे 100 मीटर्स के ऊपर उस लड़के का ऑफिस मिल गया, जहाँ पर मुझे बैठ के पढ़ाना था। तो जब आप एक जगह मेहनत करके आते हैं ना, आपको और भी ज्यादा तंग नहीं करता, फिर आपकी वो मदद करने में आते हैं। अच्छा खैर, उनको सलवेट वगैरह पढ़ाई, उनमें से एक बच्चा इंग्लैंड से आ गया, एक जफर हुसैन का दूसरे से निकला, वो कराची आ गया और आज सऊदीया में, और बाकी 2 का मुझे नहीं मालूम, एक का तो मैं नाम भी भूल गया। अच्छा, आरिफ भाई ने ये काम कर दिया, और आरिफ भाई क्या
और वहाँ कुवैत चले गए। जब कुवैत चले गए तो 17 साल बाद वापसी हुई। अच्छा, इस दौरान भी आरिफ ने बड़ी कोशिश करी कि चलते हैं पाकिस्तान वापस, लेकिन ना अल्लाह हमको रिवॉर्ड करता है ना। मुझे तो नहीं मालूम था कि मैं अल्लाह से ट्रेड कर रहा हूँ। उसके इंसानों की खिदमत करने से है ना, आप अल्लाह से ट्रेड कर रहे होते हैं। और वो जब आपको नवाजने में आता है तो फिर आपसे ना संभले नहीं संभलता। और मैंने काफ़ी कोशिश करी, मैं नहीं आ सका। मैं 17 साल मिडल ईस्ट में लगा के आ रहा हूँ और खूब अय्याशी करी, कह रहा हूँ आपके सामने। तो मैं चाहता हूँ यार, कम से कम मैं ना ऑपरेशन बदर का एहसान तो कभी भी नहीं उतार पाऊंगा। यानी ये नामुमकिन सी चीज़ है मेरी जिंदगी में। और मैं सिर्फ थैंक यू कहना चाहता हूँ ऑपरेशन बदर को। और वो थैंक यू मेरा ये है कि जितनी मैंने कर ली तरक्की, उतने ये सब कर ले। उसके बाद आप जो करेंगे ना, वो आपकी मेहनत होगी, लेकिन कम से कम यहाँ तक पहुंच जाए जहाँ तक आरिफ पहुंच गया। तो उसके लिए ना अनथक मेहनत करनी है। घर वाले आपको गालियां देने पे आ जाए ना, तो फिर समझिए कि आप मेहनत कर रहे हैं। सही है, अम्मा दही मंगा रही है और आपने 2 घंटे तक लाके नहीं दिया ना, इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। और आपसे कहा बर्तन धो दो और आपने नहीं धोए, तो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं। तो क्या हमें मेहनत करनी है और कहीं आना जाना ये सब चीजें बंद कर देनी है। मैं आपको आने जाने उसकी हिस्ट्री बताता हूँ कुछ बात कि मुझे ना 3 चीजें बड़ी पसंद है इस दुनिया में। एक समंदर, एक पहाड़ और एक बारिश। तो जिस वक्त मैं वाइंड अप तक के क्वेटा से आ रहा था ना, तो 16 घंटे की तकरीबन वहाँ से ट्रैवलिंग होती थी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 16 घंटे तक ड्रिजलिंग होती रहे। यानी मुझे कुदरत ने ना एक फेयरवेल दे दी थी। और ये बात करते करते ना थोड़ा मैं जज्बाती भी हो रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे वो सब चीज़ें ना रिकॉल हो रही है। तो अल्लाह आपकी मदद करने में आ जाता है यार। तो आप है ना मदद अपनी भी करें, अपनी फैमिली की भी करें और आस पड़ोस की भी करें और पाकिस्तान की भी करें यार। लेकिन उसके लिए खुद पढ़ना पड़ेगा पहले और अनथक मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अनथक मेहनत का आपको एक बताता हूँ, मैं इतना कोई मेहनती नहीं हूँ। एक पेपर था मेरा UML का या पता नहीं कौन सा, मुझे याद नहीं है, और उसकी मैंने डेट ले ली थी एग्जाम की और मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। अब हुआ ये मानसून के ज़माने में यहाँ पर मैं गार्डन में रहता था उस ज़माने में, गार्डन वेस्ट में। तो बारिशें हुई और तकरीबन 3 दिन तक वो बारिशें चलती रही। और मैं आपको बता चुका कि मुझे बारिशें कितनी पसंद है। मैंने अपना हाथ तक नहीं बताया उसके अंदर कि कहीं पे बीमार ना पड़ जाऊँ, मेरा ना एग्जाम ना निकल जाए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं इतना मेहनती नहीं, तो मेहनती नहीं उसका मैं आपको बताता हूँ। यानी कौन बंदा अपने बारे में बताता है कि आरिफ भाई पहले फेल हो जाए, सही है, और आरिफ भाई को अल्लाह में भी नहीं छोड़ देते। मजेदार बात ये थी कि जिस स्कूल में मैं था उसी स्कूल में मेरा कजन था और जिस क्लास में मैं था उसी क्लास में वो था। अब आरिफ भाई फेल हो रहे, वो फर्स्ट आ रहे हैं, अरे भाई पास भी नहीं हो रहे, फर्स्ट आ रहे हैं। और जिस वक्त ये एनुअल रिजल्ट अनाउंस होता था, तो मैं कह रहा हूँ कि मजेदार बात ये कि अल्लाह भी आपके पीछे पड़ा हुआ। उस वक्त खानदान में कहीं ना कहीं दावा है जो आरिफ भाई वहाँ पर के आरिफ भाई क्या हुए और आपके कदम पास भी नहीं बल्कि फर्स्ट आ गया। खैर फिर तो इज्जत तो आने जाने वाली चीज तो कोई मसला नहीं है। तो एक वक्त हुआ ये अब कुछ हो तो नहीं रहा था जिंदगी में, स्कूल वाले भी निकालेंगे काफी सारी की वो भी प्रमोट कर ही देते। तो इसी तरह करते करते 7 तक पहुंच गए। 7 तक पहुंचे तो अब थोड़ा दिमाग काम करने लगा। दिमाग इस चीज़ में काम करा कि जिस तरह डेस्क है सामने टीचर बैठा है, उसे क्या मालूम कि यहाँ नीचे किताब खुली हुई है। सही है, तो पेपर दे दिया। अब पेपर दिया तो आरिफ भाई आए सीधा 3rd। अरे ये तो मजा आ गया यार। पोडियम पे बुलाया गया, वहाँ रिपोर्ट कार्ड दिया गया। मतलब इतनी इज्जत तो यार कभी पैदा होने के बाद से अब तक नहीं मिली है। तो वहां से मुझे ना पढ़ने की लत लगी, और पढ़ने की भी लत इसलिए थी, वो लत ये थी इज्जत मिलने की कि यार मजा आ गया यहाँ पर आके। तो खानदान में जाके तो कोई पूछे ना पूछे, हम रिपोर्ट कार्ड खुद दे रहे, देखो
उस जमाने में तो फोन तो होता नहीं था, ना व्हाट्सएप होता था, वरना स्कैन कॉपी करते आप सबको भिजवाते, और थोड़े पैसे होते तो अखबार में छपवा देते। ये देखो भाई, तो खैर सबको बताया। फिर पढ़ाई करने पे अरे भाई इस तरह है कि अब हर दफ़ा तो चीटिंग होती नहीं है, अब हर दफ़ा तो टीचर वहाँ अपनी बीवी से लड़के नहीं बैठा हुआ ना, वो किसी दिन खुश है तो वो घूम रहा है, अब घूम रहा है तो किताब कैसे खुलेगी यहाँ पर। तो नए नए तरीके इन्वेंट करें, किताब की जगह फर रहा है, तो कभी फर्रा चल रहा कभी फर्रा नहीं चल रहा, तो फिर पढ़ना भी शुरू करा कि यार अगर चांस लग गया तो पढ़ लेंगे इससे, अगर नहीं लगा ना तो फिर याद भी करना है। तो फिर चीज़ों के रट्टे लगाए, कुछ चीज़ समझी, कुछ करा, तो इसी तरह करते कराते हम पहुँचे बीकॉम तक। और बीकॉम तक एक दिन हुआ, फाइनेंशियल हालात हमारे कुछ अच्छे नहीं थे शुरू से ही। 22 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती थी, आरिफ को अम्मा कहती थी यार खाला के घर जाओ, वहाँ से 500 रुपये ले आओ, इससे वो ले आओ, तो ये तो शुरू से चल रहा था। तो करते करते जब हम बीकॉम तक पहुँचे तो खैर पैसे खत्म हो जाते थे 22 तारीख को, लेकिन हमारे घर डॉन आता था, हम डॉन पढ़ते थे हर संडे। तो एक दिन संडे को डॉन बोला, जब डॉन बोला तो उसमें ये लिखा था कि ऑपरेशन बदर, चलो ये होगा कुछ, मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैं बोला ये कौन है भाई, ये क्या बात लिख रहा है। उसके बाद आगे पढ़ा तो जावा, XML, UML, ये सारी चीज़ें। और मज़े की बात ये कि कुछ महीनों पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था, क्लिफ्टन में फेडरेशन हाउस होता है, पता नहीं अब है कि नहीं, वहाँ एपटेक होता था या एपिक होता था, समथिंग कुछ 95,000 का कोर्स था उस ज़माने में, 99 की या 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने ऑपरेशन बदर ज्वाइन किया था अक्टूबर 2000 में, तो 2-3 महीने, आप 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने पहले मैं वहाँ गया था। तो 95,000 का उन्होंने कोर्स बताया था जावा का। तो मेरा जो दोस्त था उसके तो वाले साहब सऊदी अरब में थे, बोले वो तो फीस पे कर सकता है, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है भाई। तो वापस आ गया उसके साथ। तो ये कोर्स लॉन्च हुआ, 2,500 रुपये, और 2,500 रुपये तो दे सकते हैं, इतने अमीर से हैं। तो फीस जमा कराई। मेरा कज़न पढ़ रहा था सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी मज़ेदार चीज़ है ना, ऐसी थी कि ना अब इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आपका कज़न पढ़ रहा है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, आप धक्के खा रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। सुबह उठ जाते हैं, सुबह 6 बजे क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं, सूरज डूबता है, फिर घर आते हैं। तो कुछ कर भी नहीं सकते थे ना क्रिकेट खेलने के अलावा, क्या करते, तो क्रिकेट खेल रहे थे। खैर सर सैयद में अनाउंस हुआ, और अनाउंस होने के बाद वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। तो एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट मिली, एक एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। मेरे कज़न ने बताया कि भाई वहाँ सर सैयद के इंजीनियर्स के 38 से ऊपर नहीं आ रहे मार्क्स। अच्छा खैर देखेंगे क्या करते हैं। फिर गया मैं वहाँ, सर सैयद मेरे टाइम स्लॉट थी शाम को 7 बजे। सर सैयद में 1 घंटे का कुछ था एप्टीट्यूड टेस्ट, और MCQs बेस था। आखिरी MCQ पे क्लिक करा और सबमिट दबाया तो 36। मैंने बोला यार इंजीनियर्स के 38, आरिफ भाई 36। तो इतना मैं खुश हो गया कि नीपा से मैं हसन स्क्वायर तक तो पैदल चला गया। तो मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ हो जाएगा आरिफ तेरा यार। फिर जिस दिन क्लास थी उस दिन क्लास में आया तो 160 रुपये जेब में थे, 5 रुपये 7H। उस ज़माने में बस चलती थी 7H गार्डन से नीपा तक जाती थी, और बड़ी घुमाती भी ले जाती थी, लेकिन वो सिंगल बस जाती थी तो 2 बसें बदलने के पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो उसमें बैठ गए, नीपा उतरे, और नीपा उतरने के बाद सर सैयद में गए। वहाँ इंट्रोडक्शन क्लास वगैरह हुई, और अनाउंस हुआ कि बाहर किताब और CD मिल रही है, वो ले गए। अगले हफ्ते से हम उससे पढ़ना शुरू करेंगे। किताब थी 100 रुपये की, CD थी 50 रुपये की, और आरिफ भाई के जेब में पैसे थे 155 रुपये। तो CD और किताब ले ली। बाखुदा अगर उस वक्त मेरे पास 150 रुपये होते तो मैं वो खरीद लेता, CD और किताब, और मैं वहाँ से पैदल चले जाता गार्डन वेस्ट तक। ये मैं कर लेता। तो बताने का मकसद ये है कि ना किसी चीज़ के पीछे पड़े ना। अब मैं आपसे ना, ये क्लास है ना, ये क्लास, ये सारे मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। मैं आप सबको ना तैयार देखना चाहता हूँ, और तैयार इस तरह देखना चाहता हूँ कि पैसे वाले हों और दवा के काम कर रहे हों। सही है ना? तो मैं आपसे खुली डुल्ली बात करूँगा। किसी चीज़ को है ना, किसी चीज़ के पीछे पड़े, और जब आपको वो समझ में आ जाए ना, उसको है ना कुत्ते की तरह ग्रैब करें, फिर छोड़े ना उसको।
उससे ना कुत्ते से हड्डी आप छुड़ा नहीं सकते, अगर उसने पकड़ ली ना फिर छुड़ाना मुश्किल है। बिल्कुल उसी तरह पकड़ लें उसको। आज आपको ये ग्रोथ माइंडसेट का चैलेंज दिया है। मेरा बेटा यहाँ बैठा है 9.5 साल का, ठीक है, इसकी जितनी हेल्प घर में हो सकती है बाप की हैसियत से वो तो है, लेकिन ये ग्रोथ माइंडसेट का चैलेंज मुझे 1 हफ्ते पहले मालूम था। मैंने इसके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि इसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो आपको है। इसको ये प्रिविलेज क्यों होना चाहिए? अली इधर सबको बताओ इधर। तो इसे भी मैंने नहीं बताया इस चैलेंज के बारे में। इस चैलेंज के बारे में मैंने इसे नहीं बताया क्योंकि फायदा नहीं है ना कि अगर मैं ऐसा बच्चा अपना तैयार कर दूं जो बाप के सहारे ही चल रहा है तो फिर आगे क्या चलेगा? बाप तो आज है कल नहीं है, तो इसको अपनी जंग खुद ही लड़नी है ना। तो मैंने इसे ये चैलेंज के बारे में नहीं बताया। अब ये बैठेगा और काम करेगा और देखते हैं कि ये पहले जमा कराता है या आप लोग। सही है? आप भी मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरा बच्चा है। अब हमने पढ़ाई करनी है, कोलैब नोटबुक्स बन चुकी हैं। ये स्टोरियाँ मैं आपको अपनी और सर जी हम लोग आपको बताते रहेंगे बीच में एंटरटेन करने के लिए। और कभी आपने ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हमें करके दे दी ना, दिल खुश कर दिया, तो हम गज़ल भी सुनाऊंगा मैं आपको। तो जो है अब कोलैब नोटबुक बनने से यार हुआ ये है कि नहीं, अच्छा अच्छा, ये आपने अभी हमारी टीम का पहला खिलाड़ी देखा है। हमारी 2 और खिलाड़ी हैं और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अभी आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। आप आइएगा, माशाल्लाह डबल मास्टर्स। आज अपने बारे में वीडियो का भी फायदा नहीं है। मेरा नाम रंगीला है और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। उस वक्त मुझे बहुत शौक था कि मैं आईटी में सीखूं, लेकिन मैंने अर्ली 2000 में किया था मैथमेटिक्स में। तो उस वक्त जो है कंप्यूटर बहुत बड़ा सा कंप्यूटर होता था और हमारी जो यूनिवर्सिटी में भी रखा होता ना, हमें सिर्फ प्रोटॉन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए थी। और मतलब चीज़ें इतनी अवेलेबल नहीं थी खैर, लेकिन थोड़ा सा कीड़ा था कि कुछ करना है। फिर इधर उधर से मेरी जॉब से करे, स्कूल वगैरह में मैथ्स वगैरह पढ़ाते रहे। फिर वो हो गया 9/11 हो गया, तो एकदम से हालात बहुत टफ हो गए थे। खैर फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि निकलना है कहीं। और उस ज़माने में अब तो बहुत लड़के जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उस ज़माने में 3 ही जाती थी। तो फिर बस कहीं ना कहीं तो जाना है। अमेरिका का वीज़ा वगैरह तो मिल नहीं रहे थे और सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ही लोग जा रहे थे। इंग्लैंड चली गई, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जो कि समझ में नहीं आई। फिर नहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाना है क्योंकि शुरू में देखा कि मुझे डॉलर्स में, पाउंड्स में और पाकिस्तान का बहुत डिफरेंस है। फिर मैंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से मास्टर्स किया। कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया कंप्यूटिंग में और कुछ के बाद जॉब की। तो जॉब तो मेरी बहुत अच्छी थी, जगह भी बहुत अच्छी थी, अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था।
लेकिन बस ये कि आप सुबह वहाँ जो है ना, सुबह आप 6 बजे उठते हैं, जॉब पे जाते हैं और 8-9 बजे घर आते हैं। तो उसके बाद कुछ और वीकेंड होता था, तो टाइम भी बड़ा अच्छा था। फिर लेकिन ये था कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो रिसर्च में देख लिया, कुछ रिसर्च से कंसर्न था। रिसर्च कुछ ऐसी थी कि वो मैथमेटिक्स और उसमें थी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में थी। लेकिन रिसर्च जो थी कुछ अभी चल पाई, तो मेरी मदर की तबीयत थोड़ी यहाँ पे ख़राब हो गई, तो और वो मुझे मिस भी बहुत करती थी, बताती कुछ नहीं थी, लेकिन आगे बढ़ते जा रहा है। तो मुझे फिर पाकिस्तान आना पड़ा। तो पाकिस्तान आ गई, फिर मैंने पाकिस्तान आके यहाँ पे भी कुछ ऐसे जॉब की, लेकिन फिर वो पता नहीं या तो लक है या पता नहीं क्या, तो वो उसामा बिन लादेन का हुआ, तो वो कंपनी बंद हो गई। फिर देन आई स्टार्टेड टीचिंग डिफरेंट जगहों पे, और मैं 2000 में बहुत ही देखी थी, कोई मुझे चीज़ें मिलेगी कि ये इंस्टीट्यूट में गई अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए, क्योंकि मेरा कंसर्ट मैथमेटिक्स से था और मुझे करना आईटी पे था। और सब मुझे याद है उस वक्त, तब जिस वक्त मैं इंग्लैंड आई थी, उस वक्त मेरे भाई मुझसे कह रहे थे ABCD तो आती नहीं है और शेक्सपियर पढ़ने जाते हो, क्योंकि मेरा मास्टर्स था मैथमेटिक्स में, और कंप्यूटिंग की इतनी ज़्यादा कोई जावा चल रही थी, जावा की ऐसी छोटी छोटी क्लासेस ली थी मैंने, लेकिन इंस्टीट्यूट में तो खास करवा नहीं रहते। खैर लेकिन हो गया था। फिर यहाँ पे उसामा बिन लादेन का हुआ, फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं 2000 से देखी थी, क्योंकि था कि वापस कंप्यूटिंग में जाना है, IT से कुछ करना है। तो मुझे सर का मैंने कोर्स किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी क्राउड को और इतनी अच्छी तरह से ये करा रहे हैं और लेटेस्ट चीज़ें करा रहे हैं। तो मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि लेटेस्ट पढ़ना, जहाँ भी जाओ वो बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो जो मेरा कि अगर मैं भी कोई पार्टिसिपेट करूँ उसमें, बस यही है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमुल है और मैं PIAC के क्वार्टर 5 की इस वक्त तालिबा हूँ। मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, बट माय प्रोफेशनल डिग्री इज़ PGDC इन टीचिंग एंड इस्लामिक स्टडीज़ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। मुझे स्कॉलरशिप पे भेजा गया था और माशाल्लाह से उस वक्त बड़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप कही जाती थी। एंड व्हेन आई केम बैक आई टॉट एटलीस्ट फॉर 20 years। मैं इतनी बड़ी नहीं, बट मैंने बहुत शुरू से स्टार्ट किया था, बिकॉज आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल टीचिंग एट द एज ऑफ 12। मैंने 12 साल से एक लड़की होकर स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज आई डिडंट वांट के बीइंग अ गर्ल इज नॉट अ कर्स। लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है, ना ही ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत अपने आप को पीछे करते हो, मैं लड़की हूँ, मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं। नहीं, आप लड़कों के साथ चले। हमारे खानदान में, हमारे घर में लड़कियों को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था। सेम जैसे लड़कों को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही लड़कियों को ट्रीट किया जाता था कि अगर वो इतने हैं कि वो जा सकते हैं, आप भी जाएँ, आप भी अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज लें। मेरा टेक सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, एंड जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे अपनी टीचिंग छोड़नी पड़ी। तो अचानक, जिससे रैंडम अप्लाई करते हैं आप जॉब्स पे, रिमोट जॉब्स पे, मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई करना शुरू किया, फेसबुक पे शुरू किया, और मुझे एक कंपनी है USA बेस्ड है, उसका नाम है ऑडिटा। ऑडिटा इज़ अ कंपनी विच हायर गर्ल्स इन डिफरेंट फील्ड्स, और वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उठाते हैं एंड देन उनको पीसेस में बांट कर आपको देते हैं। आपको वो पीस अपना कंप्लीट करके आगे देना होता है। आई वर्क विद दैट कंपनी, और जब मैंने वो कंपनी छोड़ी, अब मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन USA की एज ए टेक्निकल मैनेजर काम कर रही हूँ। आप सबको पता है कि ये तो एक क्लास है, इसके पीछे 10 क्लासें हैं।
वो भी एग्जैक्टली फॉलो करेंगी। उसका कोऑर्डिनेशन का तो अमीन भाई और कासिम भाई की है, मगर डे टू डे हमें लोग चाहिए। 2 हमजा हैं, एक समझ में नहीं आ रहा, दोनों के एक तो नजर आ रहे हैं मुझे, और दूसरे वाले जरा आइएगा दोनों। ये दोनों हमजा जो है ना, ये पूरा कोऑर्डिनेशन कर रहे होंगे। सीनियर वाले हमजा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे ख्याल से आवाज़ से सुन के मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से पहले इंटरेक्शन हो चुका है मेरा। चलो, बहुत अच्छी चीज़ है। बस मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे पिछली क्लासों से। बाकी यही चीज़ है कि बहुत अच्छा लग रहा है, हाउसफुल हुआ हुआ है आज। और जैसे आप लोगों ने अपनी Q2 की जर्नी रखी थी, उसी तरह से भाई Q3 में तो अब तो डबल मेहनत करनी है, क्योंकि जिस कोर्स के अंदर सबसे जो कोर चीज़ थी वो अब आप लोगों की स्टार्ट होगी। तो बस यही है कि बेस्ट ऑफ लक Q3 के लिए। इसी तरह से अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, कोशिश करनी है भाई क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में रहना। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो मेरा नाम हमजा है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 क्वार्टर में अगर जानते हो तो वहीं साथ आप लोगों की चला। उससे पहले PIEC से सर के साथ ही आप वहाँ से सीख के यहीं आया, थोड़ा सा हमारी भी प्रैक्टिस हुई आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। फिर और हमारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट भी चले, उसको भी देखा। जर्नी इतनी सी है कि 2021 में मैंने कहीं ज्वाइन किया था सैलानी से। अच्छा, वहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आया, या तो उस वक्त मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं था, तो ड्रॉप आउट हो गया। देन मैंने PIEC दोबारा ज्वाइन किया। वहाँ पे नेशनल स्टेडियम के अंदर हमारे एंट्री टेस्ट हुए थे, वो क्लियर करके सर सैयद यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस होती थी CNC की। अच्छा, वो क्लासेस ली। कुछ टाइमिंग के इश्यूज हो रहे थे, उस वक्त जॉब चल रही थी, तो टाइमिंग की वजह से क्लासेस नहीं ली पाए। 2-3 क्लासेस ली तो वो भी रह गई। देन मैंने अगेन ज्वाइन किया PIEC में, ये वाली एजेंटिक AI, जनरेटिव AI। इसमें ज्वाइन करके अल्हम्दुलिल्लाह अब Q6 मेरा चल रहा है। वहाँ पे क्रू AI वगैरह हम लोग इस तरह के एजेंटिक फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, और इंशाअल्लाह आप लोगों को भी कोशिश करेंगे सिखाने की। थैंक यू। अच्छा जी, आप में से कितने लोग हैं जो कराची से बाहर से आते हैं? अच्छा, हमारा पूरे सिंध में बढ़ने का प्लान है, और हमारे पास यहाँ पे पूरे सिंध के लीडर अशारिफ बैठे हैं, और ये इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। हैदराबाद वगैरह नवाबशाह किससे आते हैं वो। अशारिफ जरा सा अपना इंट्रोडक्शन कराओ उनके। अस्सलाम वालेकुम गाइस। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, और अगर Q2 के स्टूडेंट्स हैं सो वो तो मुझे जानते ही होंगे। अगर डिस्कॉर्ड के ऊपर आप एक्टिव हैं तो एक स्टूडेंट एम्बेसडर है आपका, जो आपके लिए चंद एक चैलेंजेस और चंद स्पेसिफिक पोस्ट शेयर करता है, वो यही है। सो स्पेसिफिकली मेरा रिहायशी ताल्लुक नवाबशाह से है, and I have been learning from PIIC for past 2 years, and before than that I have been doing blockchain technology, and then I have to leave it just because I believe that Sirzia is doing way more than blockchain. So I does not have any specific words to explain, just because crowd. So I just want to say keep growing, keep learning, and let's shape Pakistan in a way like never before. Jazakallah.
अच्छा जी, अब ये मुकाबला शुरू हो रहा है। एज ऑफ रात के 10 बजे जैसी क्लास खत्म होगी तो मुकाबला शुरू होगा। देखते हैं शायद आप सबको हराता है नहीं हराता। और ये शब्द बनाना है, ये ग्रोथ माइंडसेट का ये एप्लीकेशन, देखते हैं क्या सूरत हाल निकलती है। और मुझे पता है आप लोग बहुत, जब रात को 2 बजे लगे होंगे तो मेरा नाम ही बुरा भला कहेंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में दुआएं देंगे आप। आरिफ भाई जब जाते थे तो सबसे ज़्यादा बहुत सारे लड़के थे जो कोयटा में जिनका मुस्तकबिल बन गया। एक ने तो वॉइस मैसेज भी भेजा था, तो मैंने जो स्टार्स की वीडियो उसमें ग्रुप में मैंने भेजा था। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि मगर सबसे ज़्यादा फायदा बंदे को खुद होता है। ये कोई जा भी नहीं सकते थे कि अगर इतने समझाना ना बनते, क्योंकि वो हर चीज़ में मसाइल तो होते ही हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब ने देख लिया, इसके कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। आपको समझो आपके कस्टमर ने रिक्वायरमेंट लिख के दी है, देखते हैं कौन कितने पानी में है, तो आप लोग उसके बाद वहाँ पे सबमिट करा दीजिएगा। फिर ये हम दोनों, हमजा, अशारे, ये हमारी बहनें, ये सब मिलके चेक करेंगे। और भी हमारी पूरी टीम है। अभी मैं सबका इंट्रोडक्शन नहीं करा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर काम नहीं कर सकेंगे हम। तो आस्ते आस्ते कराते रहेंगे सबका इंट्रोडक्शन, मगर असली इंट्रोडक्शन उसको होगा अगली क्लास से पहले। 2 लाइनें खाली रखिएगा, कोई नहीं बैठेगा 2 लाइनों में, वो बैठेगा जो प्रोजेक्ट कर रहा है, ये कंप्लीट करके लाया। हमारे पास तो उसी की इज्जत है भाई, कि जो आदमी काम करना जानता है वो दूसरों को भी सिखाएगा, तो वो आगे बैठा हुआ तो आपकी हेल्प कर सकेगा ना। ताकि हमें असूलन तो मुझे होना चाहिए कि ये येलो जर्सी, ब्लू जर्सी और रेड जर्सी, मगर इसलिए कि भी घबराहट सिस्टम बनाना इतना काफ़ी मुश्किल पड़ेगी। तो हम ये करेंगे, पहली 2 जो है ना रोज वो खाली रखेंगे। किन के लिए? सिर्फ यहाँ पे आके वो बैठे जो प्रोजेक्ट दिखाने को तैयार है। और आइडिया तो ये होना चाहिए कि पूरी आखिरी तक सिर्फ प्रोजेक्ट वाले ही हों, और आखिरी उस तरफ वो बैठे ना जो बहुत प्रोजेक्ट वाले हैं। अब देखते हैं, अगले हफ्ते देखते हैं। अच्छा, आरिफ भाई जरा से खोलिएगा पहला कोलैब। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में कोलैब में बनाने को नहीं है, यूवी में बनाने को है। बिल्कुल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट है, मगर उससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, कुछ सब कुछ लिखा हुआ था। अच्छा, तो पाइथन शुरू करते हैं। अच्छा, ये सबको गिटहब का एड्रेस मालूम है ना? आप तो गिटहब से फेमिलियर होंगे, अब तो 6 महीने हो चुके हैं। हाँ, तो गिटहब सबके खोल के रखा हुआ, कोलैब 1 खोल के रखे, लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यहाँ तक सब पहुंच चुके हैं। डिस्कॉर्ड के ऊपर शेयर कर दिया है, डिस्कॉर्ड से आपको मिल जाएगा। सही है, लिंक मिल गया। आपका नाम अशरफ है ना जी? अशरफ ने शेयर कर दिया, हो चुका है। क्योंकि हम अपनी पढ़ाने की मेथोडोलॉजी अब थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं कि आप बजाय इसके कि स्क्रीन पे देखें, आप अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखेंगे और आप मुझे सिर्फ सुनेंगे, या यहाँ पर जो भी टीचर होगा वो सुनेगा, उसको आप सुनेंगे, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। यहाँ पर असल में होता ही है प्रोजेक्टर के ऊपर कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर देता है, तो वो वहाँ से वो स्टूडेंट को लॉस कर देता है। क्योंकि उसको अगर निगाह हटी तो उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। फिर वो बराबर वाले से पूछेगा, थोड़ी देर तक वो स्ट्रगल करता रहेगा, उसके बाद वो छोड़ के बैठ जाएगा चालू की। तो हम अपना ये चेंज कर रहे हैं आपसे, ठीक है? सबने खोल लिया अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे जी? अच्छा, जिनके पास नहीं है तो कोई मजबूरी है, कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू पाइथन। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम अपना इंट्रोडक्शन लेते हैं। पहले ये कुछ यूजफुल लिंक्स हैं जहां से आप पाइथन डाउनलोड करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कोलैब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि कोलैब नोटबुक जो है वो गूगल की है। आपका गूगल अकाउंट होगा तो आप ऑलरेडी उसमें साइन इन हो सकते हैं अपने उस अकाउंट से। उस गूगल कोलैब नोटबुक पे आप जो भी काम करेंगे आप उसको अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हैं और उसको फिर
किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बात क्लियर? अच्छा, उस गूगल कोलैब में आपको कोई पाइथन का सेटअप नहीं करना, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, चलती हुई चीज है। इस वक्त हमें सिर्फ सिंटैक्स देखना है, पाइथन लिखी कैसे जाती है, चलाई कैसे जाती है, लॉजिक कैसे लिखी जाती है। अभी हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हमको कभी कोई चीज इंस्टॉल नहीं करनी, कुछ काम नहीं करना। तो हम पाइथन से काम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो चीज सीखनी है वही चीज सिखाई जाए, ना कि 50 चीजें और उसके लवाजमात। सही है ना? बिरयानी खानी तो सिर्फ बिरयानी खाएंगे, अब रायता सलाद छोड़ दो। चले आगे बढ़ते हैं। ये यूजफुल लिंक्स है, यहाँ पर कुछ पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन है, W3 स्कूल है। W3 स्कूल के ऊपर आपको हर चीज चलती हुई मिलेगी। हमने कोलैब नोटबुक भी इसी तरह ही कंस्ट्रक्ट करी है। एक tutorials.com, विजुअल स्टूडियो, कर्सर AI। अच्छा, पाइथन इज अ वर्सेटाइल। अच्छा, पाइथन के बारे में अगर मुझसे कहा जाए ना यार कि अगर किसी लैंग्वेज की नेशनलिटी होती तो पाइथन की क्या होती, तो मैं इसकी 3 लैंग्वेज लेता हूँ, C++, जावा और पाइथन। तो C++ होती रशियन, जावा होती ब्रिटिश इंग्लिश। क्यों? उसके लॉज और उसके, यानी आपने ब्रिटिशर्स को पढ़ा हो, समझा हो ना, तो उनके पास है ना, अगर घोड़े की रेस में जा रहे हैं तो उनके पास अलग हैट है पहनने की, गोल्फ खेल रहे हैं तो उसे कहते हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये भी बिल्कुल उसी तरह है, सारे काम इसके अंदर होते हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं फटाफट बाइट कोड की। और इसमें ना बाइट कोड में हमें फंसना नहीं है, क्योंकि इसमें जो बाइट कोड है पाइथन के अंदर उसका जिक्र कोई नहीं करता और उससे कोई हमें सरोकार भी नहीं है। लेकिन हमें पाकिस्तानी है ना, पड़ोस में क्या हो रहा है झाँक के देख रहे हैं। तो ये वो वाली बात है कि पाइथन के अंदर क्या हो रहा है झाँक के देख रहे हैं, वहाँ भी बाइट कोड बनता है। अब बाइट कोड में आपको पुराना पीछे ले जाता हूँ, जावा के अंदर और C लैंग्वेजेस के अंदर वहाँ पर होता था पहले कंपाइल्ड प्रोग्राम्स। कंपाइल्ड प्रोग्राम जो भी कंपाइल करते थे हम C में या C++ के अंदर, वो होते थे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जहाँ कंपाइल हुआ वहीं चलेगा या उसकी फैमिली में चलेगा। जैसा पेंटियम में हमने कंपाइल करा तो पेंटियम की फैमिली में चल रहा है, लिनक्स में, यूनिक्स के अंदर, सन सोलारिस में नहीं चलेगा। तो हमें हर जगह जाके अपना कोड कंपाइल करना पड़ता था, बड़े मसले मसाइल थे। फिर आई जावा इसका सोल्यूशन लेके, उसने कहा कि आप सोर्स कोड लिखो, सोर्स कोड का एक बाइट कोड बना लो, बाइट कोड जो होगा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा। वो सोर्स कोड आप लिखेंगे, आप सोर्स कोड लिखेंगे, उससे बाइट कोड जनरेट करवाएंगे और बाइट कोड आप बेचा करेंगे। आप जो बिजनेस करेंगे ना, आप सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो हम बेचेंगे, तो वहां जो चीज बिकती थी वो बाइट कोड बिकता था डॉट क्लास की फॉर्म में। और वो बाइट कोड डॉट क्लास जो है वो कहीं पर भी चल जाती थी, क्योंकि सिर्फ वहां पर JVM डाउनलोड करो, जावा का एनवायरनमेंट दे दो, उस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के हिसाब से, यानी कि उसमें JVM वगैरह है ना, हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग होती थी। आप अपने प्लेटफॉर्म की डाउनलोड करो और उसको चला लो। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जावा का सोल्यूशन था। उसके बाद उसमें वर्चुअल मशीन हुआ करती थी, इंटरप्रेटर और जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता था कि जब वो बाइट कोड एग्जीक्यूट होता था, वो बाइट कोड मशीन तो नहीं समझती ना, मशीन समझती है बाइनरी लैंग्वेज अपनी। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम उस बाइट कोड, यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, और मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को देता था उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसको एग्जीक्यूट करवाने। तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, सही है। पाइथन के अंदर भी इंटरप्रेटर के अंदर बाइट कोड बनता है। ये इस वक्त ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ जो मैं अपना कर्सर जहाँ घुमा रहा हूँ ये। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, हाउ पाइथन वर्क्स जी। अपने आरिफ भाई ने ये बनाया, जैसे ऊपर आइएगा, मैं इनके नोटबुक्स देख रहा था सीखने के लिए। आप ये देखिए, पाइथन, हमारी जो पाइथन है ना, अब कौन बताएगा 3 चीजें अलग अलग, पाइथन, C++ और जावा। अच्छा, मैं ये समझता था कि जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो जो आपने अंग्रेजी में लिखा होता है उसको कन्वर्ट करके वो मशीन कोड में डायरेक्ट दिखा देती है और चला देती है। मैं ये समझता था परसों तक। क्यों? देखिए, आपसे एक एग्रीमेंट है कि इंशाल्लाह कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
अपनी भी जो नहीं पता ना बता दो ना यार, उसमें क्या है, मतलब आपको भी ये करना चाहिए जिंदगी में। जो आता है हाँ आता है, नहीं पता तो कह दें आपको नहीं पता, कोई ईगो का मसला तो नहीं है ना। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे टीचर भी बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता उनमें से कितनों को ये पता था। अब जब मैंने आरिफ भाई की ये तस्वीर देखी अगली वाली, अच्छा ये तस्वीर जैसा ऊपर से इसको छोटा खींचेगा थोड़ा सा, ये नजर नहीं आ रही है, ये तस्वीर देखी ना, क्या है, पाइथन आई, पाइथन को इंटरप्रेटर में दिया हमने। अच्छा, पाइथन क्या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर में दिया, इंटरप्रेटर ने मशीन लैंग्वेज बना दी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जो आप करते थे नोड.जेएस में, वो भी यही होता, आपने इंग्लिश दी, उसको इंटरप्रेटर को दी, इंटरप्रेटर ने मशीन लैंग्वेज में बना के, क्योंकि उसमें तो मशीन लैंग्वेज ही चलती है, कंप्यूटर पे तो चला दी। अच्छा, मैं तो यही समझ रहा था। अब मैंने जो तीसरी तस्वीर देखी, मतलब दूसरी तस्वीर देखनी चाहिए, ये तो मैं हैरान हो गया। समझा, ये देखो तस्वीर, कोड एडिटर से सोर्स फाइल आई, सोर्स फाइल से कंपाइलर में आया, कंपाइलर से बाइट कोड में आया, बाइट कोड से मशीन वर्चुअल मशीन में आया, फिर बाइट जो भी करके आखिर में मशीन कोड चल गया, रनिंग प्रोग्राम। अच्छा, ये मैंने देखा, मैं समझा कुवैत में अरबियों का असर आ गया है। हम आरे वैसे जल्दी करता नहीं है, मैं समझा अरबियों का असर आ गया। मैंने इनको फौरन मैसेज किया कि भाई ये तो हाँ अरबी आती नहीं है, सुनो आ जाए, नहीं क्या मतलब है इसका, जो भी है। अच्छा, ये सुनो आ जा, चलो इस दौरान हम क्लास पढ़ाते हुए अरबी तो सीख लूंगा थोड़ा, तो सुनो आ जा। मैंने कहा ये क्या है भाई। अच्छा, जाहिर बात है एक और चीज सीखनी है हमें प्रोफेसर से, एक दूसरे से बात करने में। आपने एकदम झटके में, हम सब साथ काम कर रहे होंगे और ये मेरे पे भी अप्लाई होता है, एकदम झटके में बात नहीं करनी, अकल कुल करके बात नहीं करनी, और अपने आप को बड़ा समझ के बात नहीं करनी। भाई आपको कुछ नहीं पता होगा ना, तो मैंने सवाल पूछा। अच्छा, आजकल एक और भी बड़ी खूबी है कि मैंने इनसे तो सवाल पूछा, साथ साथ चैटजीपीटी से भी सवाल पूछा। अच्छा, सबसे पहले हमारा कोड एक बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। अच्छा, बाइट कोड हमारे पास एक ऐसा कोड या एक ऐसा पीस ऑफ कोड, एक ऐसा फॉर्मेट जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये होता है हमारे पास कि जब भी हम पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास पाइथन का कोड होगा कन्वर्ट बाइट कोड में, उसके बाद उस बाइट कोड को वर्चुअल मशीन के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो कि पाइथन हमें जनरेट करके देता है पाइथन का कंपाइलर। सो इस तरीके से हमारे पास 2 फेजेस के अंदर पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले बाइट कोड, देन उसके बाद उस कोड की एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ये एक सिंपल सा फ्लो है, इसके अगर डिटेल में जाएं तो इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स आते हैं। सो एक सिंपल सा फ्लो हमारे पास यही है कि हमारे पास सबसे पहले पाइथन का एक्चुअल कोड बाइट कोड में कन्वर्ट, देन वो बाइट कोड हमारे पास कंपाइल होके एक्चुअल आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो एक ये सिंपल सा फ्लो है। मैंने कल आरिफ से पूछा कि यार एक और बात मुझे समझ में नहीं आई, ये सी पाइथन क्या है, ये क्या बोला है, फिर एक और बोला है पाई पाई, फिर एक तीसरी बोला है साइथॉन, उसमें पी नहीं है। अच्छा, मैं अजीब बेवकूफ किस्म का आदमी हूँ, मैं आज तक सी पाइथन को साइथॉन को एक ही पढ़ता रहता था, मैं गौर ही नहीं करता था कि इसमें पी नहीं लगा था। अब अरे यार ये समझाओ ये तीनों चीजें क्या बोला है। असल में ये हम जो पाइथन डाउनलोड करते हैं ना, ये असल में सी पाइथन ही है। आगे चल के मैं आपको उसमें बताऊंगा जब हम सी पाइथन पढ़ेंगे। मैंने इसको 13 चैप्टर में रखा हुआ है, आप जाके घर पे जाके कर सकते हैं। इस कोलैब नोटबुक में जितने भी लेसन्स हैं उसका हर सेल चल रहा है, आप घर जाके चलाएंगे चल जाएगा। सिर्फ आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है कि जो सबसे पहला सेल ऊपर टॉप पे लिखा है ना, क्योंकि कोई वेरिएबल उसके पेरेंट सेल से भी लिया हुआ है,
तो आप सीक्वेंस में टॉप से सेल चलाते हुए आएंगे तो सारे के सारे सेल चल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। सी पाइथन जो है अगर हमें देखना है कि ये हमारा प्लेटफॉर्म पे कौन सी वाली पाइथन है तो उसका लॉजिक वहाँ पर लिखी हुई है, कोड वहाँ लिखा हुआ है, जो कोड आपको उठा के बताता है। हम जो डाउनलोड करते हैं वो असल में होती सी पाइथन ही है। सी पाइथन जो है पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन है। पाइथन हमें स्पेसिफिकेशन देती है, उसकी ये सब इम्प्लीमेंटेशन है, सी पाइथन पाई वगैरह। ये अलग अलग तरीके से काम करती है। कोई बिल्कुल बाइट कोड जनरेट कर देती है मशीन स्पेसिफिक। इस वक्त जो हमारे पास बाइट कोड जनरेट होता है ना, ये टोटल मशीन इंडिपेंडेंट नहीं होता, यानी ये बाइट कोड हम किसी को नहीं दे सकते। अगर दे भी देंगे तो उसके साथ चंद लवाजमात हमें देनी पड़ेंगी कि यार इसको है ना इसी वर्जन के ऊपर चलाना और इस जगह चलाना, तो इसका फायदा नहीं रहा ना। फायदा तो इस चीज में है ना कि हम बाइट कोड दें और हर जगह चल जाए। तो ये सारे के सारे काम हमसे हिडन रखे गए हैं, इवन के डेवलपर से भी हिडन रखे गए हैं, और ये पाइथन की इंटरनल वर्किंग है। और हमें जो काम करना है वो सिर्फ .py के ऊपर करना है कि यही सोर्स कोड हम लिखते हैं और इसी सोर्स कोड को हम सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर। जी सर। तो क्या बात हुई, एक है सी पाइथन। सी पाइथन क्या बताया आरिफ ने, इम्प्लीमेंटेशन है अभी जो आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, और पाइथन की वेबसाइट से जो डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, ये सी पाइथन है। अच्छा, ये क्या सी में इम्प्लीमेंटेड है, और वो सी का इंटरप्रेटर है, सी का वर्चुअल मशीन है, तो ये तो सी पाइथन हो गई। अच्छा, ये क्या करती है, पहले बाइट कोड बनाती है, जबकि बनाने की इसको जरूरत नहीं थी, मगर इन्होंने आर्किटेक्चर रखा है, ये बाइट कोड बनाती है और बाइट कोड एक्सिक्यूट होती है। अच्छा, अब जो दूसरी है, मैंने पूछा चैटजीपीटी से कि क्या सी पाइथन जावा बन जाएगी थोड़े दिनों में। अच्छा, कौन बताएगा कि उसको ये सवाल समझ में आ गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैंने चैटजीपीटी से पूछा, असली चीज है सवाल पूछना, जवाब तो सही और गलत होता रहता है। मैंने चैटजीपीटी से पूछा कि क्या सी पाइथन आगे चल के जावा की तरह हो जाएगी, तो इससे क्या मतलब था मेरा, कौन हाथ खड़ा करके हाँ किया बताएगा। सवाल करता तो जवाब तो आ जाएगा। इसने हाथ खड़ा किया, आ जाए, इसने नहीं किया। अच्छा, इसमें हैरानी की बात यह क्योंकि कल से पहले मुझे नहीं था, मैं खामखा अक्लमंदी जा रहा। कल रात से पहले 8 बजे से पहले मुझे भी नहीं पता था। तो वो क्या है, देखिए सी पाइथन में तो इंटरप्रेटर होता है, जावा में बाइट कोड, जैसे आरिफ ने आपको पॉइंट आउट किया, आपने शायद पिक नहीं किया, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड नहीं होता ना, तो दूसरा जब बोल रहा होता है तो आप उसको पिक नहीं कर पाते अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि आपको सोचते नहीं ना। आरिफ ने क्या कहा, आरिफ ने यह कहा कि सी पाइथन का जो बाइट कोड है वो इंटर ऑपरेबल नहीं है। जैसे 3.11 का वर्जन 3.11 पे ही चलेगा बाइट कोड, तो इसलिए वो आपको छुपाते नहीं है। आप जब पाइथन चलाते हैं तो वो कन्वर्ट करता है और उसी मशीन के वर्चुअल मशीन चला जाता है। फिर पाई क्या है, वो बाइट कोड है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। वो क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर का मतलब है ऑप्टिमाइज करता है, बाइट कोड को चलाने से पहले ऑप्टिमाइज करता है। वो क्या है, वो हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, पाइपल। और फिर तीसरा क्या है, साइथॉन। वो क्या बाइनरी लैंग्वेज में C++ की तरह कंपाइल कर देते हैं। और भी दसियों तरीके के आ रहे हैं कंपाइलर पाइथन के, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है। तो जाने से पहले अभी ये आरिफ बाद में भी आपको बहुत तफसील सुनाएगा, सिर्फ अभी ये समझने की बात है कि कहीं सी पाइथन देखे ना तो वो आपके पाइथन की बात हो रही है, इतना समझना काफी है। उसमें आपके पाइथन की बात हो रही है और वो आपका जो इंटरप्रेटर है उसकी बात हो रही है, जो सी में लिखा हुआ और हर मशीन पे अपना लिखा हुआ। अच्छा, अरे भाई आगे चलो। आपको भी ये चला के बताया था, क्योंकि मैं अपने अकाउंट से इसको नहीं चलाना चाह रहा, क्योंकि अगर मैंने ज़रा सी भी क्रैक को छेड़ा ना तो ये सेव हो जाएगी और फिर ये जो भी इस्तेमाल कर रहा है उसको इसी तरह मिलेगी। तो खैर मेरे पास दूसरा अकाउंट था, लेकिन दूसरा अकाउंट इस वक्त वेरिफिकेशन मांग रहा है और वो कोएत का
नंबर है जो मेरे पास फिलहाल नहीं है। अच्छा ये हाँ मैं बता देता हूँ उसको। देखिए ये 2 लाइन का कोड है, एक इंपोर्ट करना है हमने प्लेटफॉर्म, और प्रिंट के अंदर हमने लिखना है, ये प्रिंट आपको भी पता होगा प्रिंट क्या काम करता है, कंसोल पे प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। platform.python.implementation मेथड है, ये एग्जीक्यूट होगा, उसने बता दिया कि सी पाइथन है, सही है। ये इस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, हम कहाँ काम कर रहे हैं इस वक्त, लोकल मशीन पे या कोलैब पे? कोलैब पे काम कर रहे हैं, तो ये गूगल सर्वर पे बता रहा है कि गूगल सर्वर पे कौन सी वाली पाइथन लगी हुई है। जब आप अपने लोकल पे भी चलाएंगे तो वो भी सी पाइथन है, आपको दिखाएगा। बात क्लियर? चलो यहां तक बाइट कोड तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये बाइट कोड की जो पूरी स्टोरी है वो इसी तरह है कि किस तरह एक लेक्सिकल एनालिसिस होता है, टोकन्स वगैरह बनते हैं, सिंटैक्स किस तरह चेक किया जाता है, सिमेंटिक एनालिसिस क्या होता है, बाइट कोड जनरेशन क्या होती है, और कंपाइल कोड क्या होता है, ये सारी की सारी इसकी स्टोरी लिखी हुई है, ये आपको घर जाके पढ़नी है, ठीक है। करेंगे ये सब, नहीं तो देखिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वरना एक आज है ना, मैं आपको कह चुका हूँ ना कि यार मैं आपसे ना एकदम खुली डुली बात करूंगा, सब मेरे भाई बहन है। मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ ना अगर, तो आप आते रहो, फीस जमा कराते रहो, सही है, मैं नए नए कोड खरीदता रहूँ, तो मेरा फायदा है ना, बच्चे पढ़ते रहे और पढ़ ही रहे बच्चे, सही है। क्या पढ़ रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ ही रहे। तो मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर आप पाइथन डेवलपर बन जाए, ठीक है। मैं अपना नुकसान करवा रहा हूँ इस वक्त, लेकिन आपको पता नहीं है कि मुझे तो पहले कोयटा में पता नहीं था ना कि अल्लाह से तिजारत होती है। इस बार तो आरिफ भाई को पता है अल्लाह से तिजारत होती है, और जो वो देगा ना मैं उससे बढ़ के मांगूंगा, लेकिन मैं उससे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो अता करने वाला है वो तो मेरी सोच से बढ़कर है, तो मैं तो उससे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त दाल चावल के पैसे हैं और ज़िंदगी भर के पैसे हैं, तो मुझे फिक्र नहीं है। तो इस दफ़ा मैं बड़ी गेम खेल रहा हूँ, अल्लाह मियाँ के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ 1 महीने में यार आप पाइथन ख़त्म करो। 1 महीना बहुत है, मैं तो चाह रहा हूँ कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर ख़त्म करो इसको, सही है। इसको मुकाओ, साइड में करो, फिर हम आए लैंगचेन और LLMs के ऊपर, क्रीयूआई के ऊपर। मेरा गेम प्लान क्या है, अगस्त तक हम 14 अगस्त, ये आज हमारे पास 18 फरवरी को हम काम कर रहे हैं ना, 14 अगस्त तक 6 महीने तक हम लैंग ग्राफ को टच कर लें या उसको ख़त्म कर लें, और 14 अगस्त को फिर हम यहाँ सेलिब्रेट करें, सही है। ये हम खत्म, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, सही है। ये ताली बजाइए आप लोगों ने अपने लिए, अगर नहीं करके आए ना 14 अगस्त को फिर यही चल रहा होगा, जो ताली बजा रहा होगा वो नजर आएगा। तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा भाई, सही है। मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, सरजिया भी है, इस दफ़ा हम चाह रहे हैं कि पढ़ाएं आपको और काम करें, हम पीछे ना रह जाए इस दफ़ा। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स करेंगे लोकल, अपने खुद के सीखने के लिए। अब तक तो हमने पढ़ाई करी ना 14 अगस्त के बाद, और वो सारा का सारा कोड हम इंटरनेट पे डालेंगे। जब हम इंटरनेट पे ये कोड डालना शुरू करेंगे ना, लैंग ग्राफ का, क्रीयूआई का, हम दुनिया के नक्शे पे उभर जाएंगे। गिटहब के अंदर पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगा कि यार ये कुछ पागल आए हुए, वहाँ पर 10-15 हज़ार वो सारे क्रीयूआई के हेलो वर्ल्ड लो पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं। इस तरह हमें ना मैप पे आ जाएंगे। ये बिजनेस प्रैक्टिस है, हम वर्ल्ड मैप पे आ जाएंगे, सही है ना। वहाँ एलॉन मस्क भी देखेगा भाई यार ये क्लैशन को वाले क्या कर रहे हैं ये तो मशहूर थे कि 47 से ये हर बंदा वहाँ हेलो वर्ल्ड लिख रहा है क्रीयूआई का। तो हम आपको इस तरह प्रोजेक्ट कराएंगे, 3 महीने हम वो प्रोजेक्ट करेंगे, यानी टोटल आज से लेके दिसंबर तक की कहानी, यानी अगस्त के बाद तो दिसंबर भी नहीं है, नवंबर तक। फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल कोड लिखना शुरू करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट से हम काम पकड़ना शुरू करेंगे। पहले तो हम अपने आप को बताएं तो सही ना इंटरनेशनल मार्केट में यार कि हम आ गए, सही है। सबको बताएंगे हेलो वर्ल्ड वाले आ गए। और मैं आपको बताऊं, मैं यार मिडिल ईस्ट में काम करके आ रहा हूँ ना, ऐसा काम चलता है यार, पूरा मुल्क चल जाता है उसके ऊपर, तो सब चलता है। फिक्र ना करो, मेहनत करो बस, सही है, हो जाएगा, बाकी वो अल्लाह करेगा।
हमें नहीं मालूम है क्या होने वाला, अल्लाह करेगा। चले आगे बढ़ते हैं। बाइट कोड वगैरह के बारे में ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा कि .pyc क्या होती है। इसकी एक एक चीज़ पढ़ने वाली है, आपके पास पूरा एक हफ्ता है। बाइट कोड की एग्जांपल मैंने ये देखे, एक ये नजर आ रहा है आपको, हमने ये या जूम कर दूंगा तो ये कोड मेरे भी नहीं पढ़ा जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, देखें जैसा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हर बंदा कोशिश करे कि उसके पास मोबाइल हो, ठीक है, कोशिश कर सकता है। नहीं है तो कोई मसला नहीं है यार, ये चीज़ें हमें रोकती नहीं है आगे बढ़ने से। घर में एक पीसी पड़ा हुआ डब्बा, दबा के इस्तेमाल करेंगे हम घर जाकर, तो तू आ, मैं आ रहा हूँ, आ घर पे देखो चलाने, तो फिक्र नहीं करेंगे, यहाँ से सीख के जाएं और सब चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया, हेलो माय नेम इज आरिफ रोजानी एंड आई एम 20 इयर्स ओल्ड। और क्या है मसला है, क्यों हंस क्यों रहे हो? मुझे मालूम है इसमें सवा दो आ जाएंगे आरिफ। अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्ट दिस पर्सन। ये जो हमने पर्सन के ऊपर क्लास लिखी है ना, पर्सन की क्लास लिखी है हमने, अभी हम ये पढ़ेंगे, आपने सीखी नहीं है लेकिन आपको कोडिंग की फील तो आ गई है ना कि कोड कैसे हुआ करते हैं। ये हमने एक पर्सन की क्लास लिखी है पूरी, और इस पर्सन की क्लास को पैरामीटर पास कर दिया डिस के अंदर, DIS के अंदर। इसने हमें ये असेंबली जनरेट कर दी, ठीक है, ये असेंबली जनरेट हो गई। ये असेंबली कल मैंने चला भी ली, सर्जिया से बात हो रही थी ना, तो अभी एक भाई साहब आए थे ना कि उनको भी शौक है पड़ोस में क्या पढ़ रहा है, तो आरिफ भाई को भी शौक है, आइवर मिली, आरिफ भाई ने खत्म कर ली, अब क्या पढ़े। वॉल्टर सेवेज थी, वॉल्टर सेवेज इतना मजेदार किताब नहीं थी वो, तो स्पेसिफिकेशन पढ़ना शुरू कर दी जावा की। तो खैर वो भाई साहब यही कह रहे थे। तो यहाँ पर कल मैंने क्या करा, सर्जिया से बात होते होते मैंने सोचा कि PYC को चला के देखते हैं किस तरह चलेगी। तो कल रात को एग्जीक्यूट हो गई है PYC, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, इससे ये हमारे कोडिंग में कभी काम नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए। सही है, पता इसलिए होना चाहिए कि कल इंशाल्लाह आप न्यूयॉर्क में बैठे होंगे, मैनहट्टन में, और कहीं कोई बैठे होंगे, वहाँ पर कोई अंकल सैम आएंगे आपको दलील करने के लिए बोलेंगे, तो आप बोलेंगे वाइट कोड मालूम है तुझे, पाइथन तूने देखिया पाइथन का वाइट कोड? तो वो बोलेगा सॉरी तू मैनू दस। तो पहले आप उसे बोले पंजाबी में बोल, तो तू मैनू दस, तो मैं को बताऊंगा। जब चीज़ आती है ना तो आप मनवा लेते हैं, तो इसलिए हमने ये चीज़ सीखी है। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइट कोड इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये सब आप चीज़ें देखेंगे, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और डायनेमिक टाइपिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फिलहाल बाइट कोड के ऊपर जा नहीं सकते, जिस तरह हम जावा में बाइट कोड के ऊपर जाते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये समझ के आपको दी गई है कि यार आप है ना एक एडल्ट हैं और है ना अपने सेंसेस के अंदर है, तो आपको मैं जो आज़ादी दे रहा हूँ ना, तो आप उस आज़ादी से कोई काम निकलवाओगे, ना कि हाथी को मेहरान कार में घुसेड़ोगे, रिक्शा में ऊंट आएगा, ये काम नहीं करोगे। सही है, बात क्लियर हुई? इसलिए आपको पाइथन में आज़ादी दी गई है, और ये आगे जगह एक जगह हम पढ़ेंगे भी। अच्छा, अब हम इससे आगे चलते हैं, और है ना 9:15 इंडेंटेशन पढ़ते हैं। इंडेंटेशन जो है काम की चीज़ है। इंडेंटेशन क्या है? जावा में या किसी और लैंग्वेज में ना, आपको कोई भी मेथड या क्लास लिखने के बाद आपको उसकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ती थी। वो बॉडी हम डिफाइन करते थे जैसे जावा के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? जावा के अंदर जब कर्ली ब्रैकेट से किसी फंक्शन का, किसी मेथड की हम बॉडी डिफाइन करते थे, और जब हम कोड लिखना शुरू करते थे तो हमने ब्रैकेट, अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, नेक्स्ट लाइन पे आए। उसकी 2-3 तरीके थे। कोई बंदा फंक्शन के फौरन बाद ब्रैकेट ओपन करता था, कोई नेक्स्ट लाइन पे आके करता था। मैं नेक्स्ट लाइन वाला हूँ। नेक्स्ट लाइन पे आके बॉडी ओपन करी, उसके बाद एक टैब स्पेस दिया और अंदर हमने काम करना शुरू करा। अच्छा, वो टैब स्पेस देना ह्यूमन रीडेबल बनाना होता था उस कोड को। मशीन के लिए जरूरी नहीं है, आप ब्रैकेट ओपन करके पूरी कहानी लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करो, मशीन को समझ में आ रहा है। बात क्लियर? लेकिन यहां से वॉइस हो गए जबरदस्त। कौन सा है गाना चल रहा है ना आजकल, टमाटर, हाँ टमाटर बड़े मजेदार, ऐसे क्या ऐसी होनी चाहिए, मजा आया। तो वो बंदा मुझे वैसे ही लगा कि अभी गाएगा ये हाँ टमाटर बड़े मजेदार।
चलेगा। तो हमें अपने कोड को ह्यूमन रीडेबल बनाना होता था। यहाँ पर पाइथन ने उस चीज़ को लॉ बना दिया कि बेटा काम ऐसा ही करो कि एक दूसरा बंदा भी पढ़ सके, क्योंकि आप दुनिया में अकेले तो आए नहीं हो कोड लिखने के लिए। जब्बार भाई, सत्तार भाई, गफ़ार भाई, इनको भी तो पढ़ना है। आपने कोड ऐसा लिखा उसकी पढ़ाई नहीं जा रहा तो क्या फ़ायदा का। तो हम यहाँ पर क्लास लिखेंगे या फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे, और जब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे ना, जब उस फंक्शन के अंदर हम आएंगे और उस फंक्शन की बॉडी को हम डिफाइन कर रहे होंगे तो एक टैब स्पेस देंगे और उसके अंदर से हम काम करना शुरू करेंगे। तो वो जो एक टैब स्पेस के बाद जो पूरी लाइन नीचे तक आएगी ना, वो उस फंक्शन की बॉडी कहलाएगी। फिर उस टैब स्पेस से हम हट के वापस से पीछे आ जाएंगे तो इसका मतलब फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई। अब आपने क्लास लेवल के ऊपर काम शुरू कर दिया। बात क्लियर यहां तक? अच्छा, इसकी एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्लियर है? अच्छा, थोड़ा कोशिश करें, इसको बड़ा करते हैं। नेक्स्ट टाइम कोशिश करें हर किसी के पास कोलैब नोटबुक उसकी डिवाइस पे खुली हो, सही है? और किसी के पास नहीं है तो अपना मोबाइल या लैपटॉप किसी के साथ शेयर कर ले, ताकि सिर्फ हमें देखना है उस वक्त। तो या इफ की लॉजिक लिखी हुई है, इफ ट्रू है, कॉलन के बाद हमने एक टैब स्पेस दिया। ये क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद हमने प्रिंट लिखा, फिर दूसरी लाइन लिखी। ये दोनों लाइनें इफ की बॉडी के अंदर है। क्लियर? ये वाला सही लग रहा है आपको? ये सही है? ये सही है? बस चले, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, आपको इंडेंटेशन आ गई। अब हम एक गिफ्ट को चलता हुआ भी देख लेंगे। ये कोड लिख रहा है, इसमें आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं समझे चोरी हो गई। अच्छा जी, कोड को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? किस बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे? पहली जब हमारी गिफ स्टार्ट हुई है तो उसके अंदर देखें बस हम कोड लिखते जा रहे हैं, वो अगली लाइनों में जा रहा है और हमने उसमें कोई इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखा है। पाइथन के अंदर इंडेंटेशन क्या है? स्पेसेस जो आप लाइन लिखने से पहले ऐड कर रहे होंगे, उसकी बात हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग पाइथन में जब आते हैं तो एक गलती करते हैं, स्पेसेस जब दे रहे होते हैं तो स्पेसेस के अंदर स्पेस बार यूज करते हैं। तो जब भी आपने पाइथन के अंदर इंडेंटेशन करनी हो तो स्पेस बार ना यूज करें, बल्कि क्या, टैब यूज करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा मिलता जुलता ही टाइप स्क्रिप्ट से मिलता जुलता ही सिंटेक्स है, जिसके अंदर जो है बस एक चीज मिसिंग है। वो क्या है? कर्ली ब्रैकेट की जगह पे यहाँ पे क्या चीज यूज हो रही है? इंडेंटेशन। तो ये ऐसे ही देख के क्या समझ आ रही है क्या कोड लिख रहा है? अब जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, क्या लिख रहा है? फंक्शन लिख रहा है। तो फंक्शन के अंदर आप देखें, अच्छा फंक्शन के अंदर फिर क्या चल रहा है? इफ एल्स की कंडीशन चल रही है। तो जैसे जैसे कोड नेस्टेड होता जा रहा है वैसे वैसे इंडेंटेशन, लाइन से पहले जो स्पेस है वो हमारे पास बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का ख्याल रखते हैं। थैंक यू, बड़ा अच्छा समझाया। अच्छा, अब हम तो है पाकिस्तानी, हमसे आगे कौन निकलेगा? अब मैं आपको बताता हूँ जुगाड़। सही है, जुगाड़ हमारी ये है कि अभी वहाँ तो एग्जाम्पल थी ना नीचे सेल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। ये पर्सन की क्लास है ना, सही है? ये पर्सन की क्लास जो ये ब्लैक बॉक्स में लिखी हुई है ना, जब आप इसके नीचे कर्सर घुमाएंगे यहाँ पर तो दो बटन विजिबल हो जाएंगे, सही है? कोड है और एक टेक्स्ट है। आप जब कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोड सेल आ जाएगा। ऊपर से पूरी चीज कॉपी करें और नीचे लिखें, सही है? ऊपर एग्जीक्यूटेबल कोड है, बिल्कुल सही लिखा हुआ, आप इसको कॉपी करके खुद चलाएं।
फिर चीजें आगे पीछे करके देखें। एक वक्त में एक चीज करें और उसको प्ले करके देखें ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। क्लियर? तो ये आपकी सेल्फ लर्निंग हो जाएगी। यहाँ तक आप क्लियर है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे यार। इंडेंटेशन हमने देखी और इंडेंटेशन के बाद हमारे पास अच्छा एक हमारे पास है, ये स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज नहीं है, टाइप हिंटिंग है इसके अंदर। स्ट्रिक्टली टाइप और टाइप हिंटिंग क्या है? आज से पहले जितनी भी लैंग्वेज थी, लेकिन जावास्क्रिप्ट वगैरह को छोड़ दे, जो मेन लैंग्वेज थी जावा थी, सी थी, यहाँ पर है ना हर डेटा की टाइप होती थी। उस टाइप को हम कहते थे डेटा टाइप। स्ट्रिंग है तो यहाँ स्ट्रिंग होना चाहिए, इंट है तो इंट होना चाहिए, फ्लोट है तो फ्लोट होगा, बाइट है तो बाइट होगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट होगा। स्ट्रिक्टली टाइप होती थी। अगर आपने आगे पीछे कुछ कर दिया, शॉर्ट के अंदर स्ट्रिंग डाल दी, कंपाइल टाइम एरर आएगा, आपका बाइट कोड ही जनरेट नहीं होगा, आपकी डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होगी। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि ये पाइथन लैंग्वेज ये समझती है कि आप एडल्ट्स हैं और अपने सेंसेस के अंदर हैं, तो वो काम करेंगे जो होना चाहिए। सही है? तो यहाँ पर आपको आज़ादी दी गई है और टाइप हिंट आपको दिया गया है। अब यहाँ पर कहीं पर भी किसी वेरिएबल की टाइप नहीं है, किसी वेरिएबल की टाइप नहीं है। टाइप हिंटिंग ये बताया जाता है कि जो इसमें आने वाला है वो इस टाइप का होगा, लेकिन वो लॉ नहीं है, वो कंपाइल टाइम एरर जनरेट नहीं करेगा। बात क्लियर? अब देखें यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट योर एज। इनपुट का जो मेथड है ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उसको हम इंट में सेव करा रहे हैं। इंट क्या है? हमारे पास वेरिएबल नेम एज। बात क्लियर? अभी तक हमने पाइथन सीखी नहीं है, अब सीखेंगे, लेकिन आपको कोड की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। और हमने ये कुछ चीज प्रिंट करा दी, उसमें एक एज का वेरिएबल डाल दिया, तो वो स्ट्रिंग के साथ योर एज इज दिस एज प्रिंट कर देगा। बात क्लियर? उसके बाद हम एक प्रिंट करवा रहे हैं टाइप एज। यहाँ पर एज की वो डेटा टाइप निकाल के लाएगा। डेटा टाइप जो दूसरी लैंग्वेज के अंदर डेवलपर के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी डेटा टाइप डिफाइन करने की, ये पाइथन ने अपने जिम्मे ले ली है। ऐसा नहीं है कि डेटा टाइप होती ही नहीं है, पाइथन ने अपने जिम्मे ले ली है। जो डेटा रन टाइम पे आ रहा होगा उस हिसाब से उस वेरिएबल की डेटा टाइप सेट कर लेगा वो। बात क्लियर? हमने सिर्फ इससे टाइप हिंट से ये बताया है कि इसमें इंट आने वाला है। अब इसको हम प्ले करते हुए देखते हैं। अच्छा, हमने एज के अंदर मैं अपना नाम लिख देता हूं। अब इसने इंट के अंदर नेम को सेव कर दिया और उस एज की जो डेटा टाइप है उसको स्ट्रिंग कर दिया। और मैंने क्या डिफाइन करा था? इंट। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जिम्मेदारी डेवलपर की नहीं है कि वो डेटा टाइप बताएगा। अब डेटा टाइप कौन बता रहा है? पाइथन बताएगा। बात क्लियर? जबरदस्त। बेसिक सिंटैक्स किस तरह इसका लिखा जाएगा? पहले हमारे पास एक वेरिएबल नेम आएगा, यहाँ पर हमने सिर्फ एक्स लिया है, लेकिन कोई भी वेरिएबल नेम जो होता है वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसा नेम के अंदर नेम आएगा, एज के अंदर एज आएगा, एड्रेस के अंदर एड्रेस आएगा। अगर मैं इसको ABC कर दूंगा तो मुझे दो घंटे तक तो याद रहेगा, 2 घंटे के बाद मैं भी भूल जाऊंगा कि ए के अंदर एड्रेस आ रहा था कि नेम आ रहा था। सही है? तो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। पहले हम वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं। वेरिएबल नेम जब हम डिफाइन कर लेते हैं, उसकी भी कन्वेंशन है नेम देने की, वो आगे हम पढ़ेंगे क्या नेम कन्वेंशन है। उसके बाद हम कॉलन लिखते हैं, कॉलन लिख के स्पेस देते हैं और उसकी हम टाइप हिंट डिफाइन करते हैं कि इसमें एक्स के अंदर इंट आने वाला है, और फिर इक्वल्स के बाद उसको असाइनमेंट दे देते हैं। बात क्लियर? इसी तरह हमने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया तो उसको वाई नाम दिया है, वेरिएबल नेम वाई दिया है, कॉलन लगाया, str हमने डिफाइन करा उसे, उसकी टाइप हिंट और उसमें हेलो की एक स्ट्रिंग सेव करवा दी। यहां पर हम इंटीजर भी लिख सकते थे। बात के लिए अच्छा, टाइप हिंटिंग इन कॉम्प्लेक्स टाइप फॉर कॉम्प्लेक्स टाइप। आपने लिस्ट डिक्शनरी वगैरह पढ़ी होगी, पढ़ी है?
सही है। डिक्शनरी और लिस्ट वगैरह उसमें हम डेटा टाइप इस तरह, टाइप हिंट इस तरह डिफाइन करेंगे। तो हम लिस्ट लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी डेटा टाइप, लेकिन ये टाइप हिंट है। क्लियर? डिक्शनरी के लिए DICT इस्तेमाल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद की और वैल्यू के लिए टाइप डिफाइन होती है। यहाँ पर की के लिए str है और वैल्यू के लिए हिंट है। उसकी एग्जांपल ये रही हमारे पास कि स्ट्रिंग जो A है वो की है और उसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं 1 इंटीजर। इसी तरह टपल है। टपल हम बाद में पढ़ेंगे कि टपल क्या चीज़ होती है, आपको नहीं पता, अभी हमने पढ़ी भी नहीं है। तो लिस्ट और डिक्शनरी समझ में आ गया कि किस तरह लिखते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये दो क्या चीज़ें होती हैं? अभी आपने टाइपस्क्रिप्ट वगैरह करी ना, ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज थी। या डोम ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती, क्योंकि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन तो फिर भी चलो मिल सकती है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह नहीं मिलती, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स हैं, वो नहीं मिलता हमें। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है बस, कि इसमें सब चीज़ों के ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के अपने मेथड और अपने एट्रीब्यूट्स होंगे जो आप इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर अब तक समझने में? ये सब चीज़ें हम स्किप करते हुए जा रहे हैं, घर जाके पढ़ेंगे, नहीं तो मुझे फीसें लेंगे और मैं मजे करूँगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसा हमने अभी ऊपर बात करी ना कि वो फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो कर रही होती है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर। पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये सपोर्ट करती है इनकैप्सुलेशन, ये ना चीज़ें छुपा लेती है जो आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा इसने छुपा लिया हमसे बाइट कोड, जो अभी हमने देखा। ये एक मिनट, ये इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म होती है। अभी हमने देखा इनकैप्सुलेशन किस चीज़ को कहते हैं? वो चीज़ छुपा दो जिस चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने देखा पाइथन ने हमसे बाइट कोड छुपा दिया, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी के अंदर जब हम ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं तो आपसे वो पूछा जाता है कि कंबशन इंजन के बारे में बताओ, कितने सिलेंडर की है इसके बारे में बताओ। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता ना। आपसे तो वो सड़क के बारे में पूछते हैं। आपने गाड़ी खरीदी है, वो सड़क के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन जिससे आपको ड्राइवर को काम है वही चीज़ बताई जा रही है, वही चीज़ पूछी जा रही है। आपको ये नहीं बताया जा रहा कि यार ये गाड़ी जो है ये कार्बोरेटर बेस्ड है, ये EFI है, इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। इसके बारे में तो आपको कोई नीड ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आपसे छुपा दी गई हैं। इसको क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। आपका किस चीज़ से ताल्लुक है? स्टीयरिंग व्हील से, ब्रेक से, एक्सीलरेटर से, गियर से, इंडिकेटर से, हेडलाइट से, तो वो चीज़ें आपको बता दी गई हैं। बात क्लियर? जितनी ज़रूरत है वो चीज़ बताओ, बाकी की चीज़ें छुपा दो। अगर सारी चीज़ें हम बता देंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। सही है? फिर तो वो असेंबली लैंग्वेज बन जाएगी कि सभी कुछ लिखा हुआ बेटा पढ़ लो। इनहेरिटेंस बिल्कुल इसी तरह है कि हमें जो अपने माँ बाप से मिलता है उसी तरह यहाँ पर पेरेंट क्लास से वो चाइल्ड क्लासों के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है हम एक चीज़ का फ्लेवर बनाते हैं, किसी भी चीज़ का। जैसा कि हमने एक एनिमल क्लास बनाई, हो सकता है यहाँ पर नीचे इसकी एग्जांपल हो। हमने एक एनिमल क्लास बनाई, उस एनिमल के अंदर हमने कैट और डॉग रखा, क्योंकि वो दोनों कुछ आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन डॉग जो है वो अलग आवाज़ निकालता है, कैट अलग आवाज़ निकालती है। यहाँ तक बात क्लियर? डॉग की जो क्लास है उसको हमने एक्सटेंड करवाया किससे? एनिमल से, उसकी पेरेंट क्लास से। कैट को हमने एक्सटेंड करवाया किस क्लास से? पेरेंट कौन है उसका? एनिमल क्लास के अंदर एक मेथड लिखा है स्पीक।
या साउंड, ये वाला मेथड चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सपोज हो रहा है, लेकिन एनिमल की कोई साउंड नहीं होती, वो है एब्स्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक बहुत जबरदस्त किस्म का रोल है। अच्छा, इसके बाद मैं फिर और उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एनिमल के अंदर जो मेथड लिखा हुआ था स्पीक का या साउंड का, वो अब चाइल्ड क्लासेस उसका बिहेवियर डिफाइन करेंगी। डॉग जो होगा वो बार्क लिखेगा, कैट जो होगी वो म्याऊ लिखेगी। इसी के अंदर सब कैटेगरी में आ जाए तो कोई डॉग की दूसरी स्पीशी किसी और तरीके से उसको साउंड को करती होगी, तो वो उसको ओवरराइड कर लेगी और उसका पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर बताएगी। बात क्लियर? पॉलीमॉर्फिज्म हम अचीव करते हैं पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट देके और उसका स्पीक का मेथड कॉल कर लेंगे, या फिर हम आपने जो कहा था साउंड का मेथड कॉल करेंगे, तो जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा उसका साउंड चलेगा, ना कि पेरेंट का। ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्लियर हुआ सबको? गुड। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। पाइथन इज ऑब्जेक्ट सेंट्रिक लैंग्वेज। एवरीथिंग इज इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। पाइथन के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है। इवन के जैसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते थे जावा के अंदर, जैसा इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, ये सारे के सारे प्रिमिटिव होते थे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकी क्लासेस लिखी हुई होती थी, वो ऑब्जेक्ट्स होते थे, लेकिन ये प्रिमिटिव होते थे। लेकिन पाइथन के अंदर हर चीज ऑब्जेक्ट है। इवन के फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। आप फंक्शन को कहीं पर एज अ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यस सर, बड़ा हल्का आया। बात इतनी समझ में आनी चाहिए कि जो चीज इंग्लिश समझाई गई है वो चीज समझ में आई। अब जब हम आगे पाइथन पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कुछ चीजें पहले बताई जाती हैं, बाद में क्लियर हो जाएंगी वो आगे के लेसन के अंदर। अच्छा, जैसा कि यहां पर हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है जो इंट टाइप का है और उसमें वैल्यू है 10। उसकी हम बाइट लेंथ ले रहे हैं जो कि 4 आ रही है। अगर मैं इसी को 100 कर दूंगा तो ये बाइट लेंथ बढ़ जाएगी, 7 हो गई। ये उसकी मेमोरी में स्पेस बता रहा है कि कितना बड़ा वो स्पेस ले रहा है। सही है। आगे चल के हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि हमारे पास बिट, बाइट क्या चीज़ें होती है। बिट होता है हमारे पास 1 बिट, 1 बाइट होता है 8 बिट। फिर इसी तरह ये मल्टीप्लाई करते हैं कि 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 एंड सो ऑन। ये हम आगे जाके देखेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट क्लास फंक्शन। फर्स्ट क्लास फंक्शन, पाइथन में फंक्शन खुद भी ऑब्जेक्ट है और वो पास हो सकता है किसी भी वेरिएबल के अंदर। हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करा फर्स्ट लाइन के अंदर, डेफिनेशन, ग्रीट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर है नेम। इसका देखिए, ये जो चीज लिखी हुई है ना, हाई लेवल लैंग्वेज का एक फायदा होता है कि वो बड़े इंग्लिश से करीब तरीन होती है, खुद ही डिफाइन कर रही होती है कि वो क्या काम कर रही है। तो यहाँ पर किसी को ग्रीट करना होगा, उसका नाम दे देंगे तो वो उसको हेलो कर देगी। बात क्लियर? किसी का भी नाम हम पास ऑन करेंगे एज अ पैरामीटर, उसके नाम के साथ उसको सलाम अलैकुम या हेलो लिख देगी। तो यहाँ पर हेलो है, और ये नेम जो ऊपर हमारे पास एज अ पैरामीटर पास हो रहा है फंक्शन में, उसे एज अ वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन करा कॉल फंक्शन। उसके अंदर 2 पैरामीटर है। उसमें एक फंक्शन का पैरामीटर है कि फंक्शन पास होगा, एक नेम पास होगा। जो हम फंक्शन पास करेंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसमें नेम पास हो जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, नीचे उसको हम यूज कर रहे हैं प्रिंट मेथड के अंदर कॉल फंक्शन। ग्रीट का हमने मेथड पास कर दिया, ये ग्रीट का फंक्शन या ग्रीट का मेथड, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पास करा और यहाँ पर एलिस लिख दिया। ठीक है। हम अपनी एग्जांपल में ना अंग्रेजों के नाम लेंगे क्योंकि हम तो जा रहे हैं अमेरिका। जाना है कि नहीं जाना? अरे नहीं जाना,
तुम्हें पढ़ने का फायदा क्या है? नहीं जाना तो चले पाकिस्तान में रहकर काम करेंगे, कहीं भी काम करेंगे, हम कमाएंगे जिस पे जॉर्ज वॉशिंगटन बना होगा। सही है, 1 के 300। यहां तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? पीछे वाले सो गए? हाँ, टमाटर बड़े मजेदार। पीछे वाले जाग रहे हैं ना? हाँ, जबरदस्त। पैसे दिए हैं यार तुम लोगों ने, याद दिला लो, वसूल करो उसको। किसने नहीं दिए? उसको पकड़ते रखना, साइड में लाइन में लगाओ। अच्छा, ये देखिए हमने जो भी एक एग्जांपल डिस्कस करी थी, वो एग्जांपल अब यहाँ पर आ गई। क्या इसे रिपीट करने की जरूरत है? ये घर जाके चला के देख लेंगे। बात क्लियर हो रही है सारी? अल्हम्दुलिल्लाह। डक टाइपिंग अभी छोड़ देते फिलहाल। सही है, इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम आगे के चैप्टर जब ऊप्स पढ़ेंगे तब हम इसको क्लियर कर लेंगे। बहुत गाढ़ा भी हो जाएगा ना तो आज समझ में नहीं आएगा और ना मज़ा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मज़ा आए। तो फिलहाल अब तक मज़ा आ रहा है? अब हम डेटा टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं और लेसन 2 जी हाँ। अच्छा, देखिए, जब हम लोग जावा पढ़ते थे ना, मैं और आरिफ भाई, तो सोचते थे कि एक आइडियल लैंग्वेज क्या होगी। एक आइडियल लैंग्वेज ऐसी होगी जिसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट है। रिपीट करता हूं, पाइथन में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स में इसको बता सकता है कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ये तो एक जुमला है ना, अंग्रेजी है, वैसे अंग्रेजी में आती है। ऑब्जेक्ट बेस में अच्छा है, आसानी से कोडिंग होगी, ऑब्जेक्ट लंबी नहीं होगी और सब्जेक्टिव। अच्छा, इस जुमले का मतलब क्या? एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट समझा सकते हो? आ जाओ। क्यों बोला? सो स्पेसिफिकली जब हम टाइप स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे तो टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते थे, जिन्हें हम स्पेसिफिकली क्या कहते थे? प्रॉपर्टीज कहते थे। यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती थी जिसके अंदर हम स्पेसिफिक डेटा टाइप को डिक्लेयर करते थे सो दैट वी कैन यूज इट एवरीवेयर। बट पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली क्या है कि इन्होंने बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ही ऑब्जेक्ट की बुनियाद के ऊपर रखा हुआ है। अब अगर आप लोगों ने जेसन का इस्तेमाल किया है या फिर Q2 के अंदर हैकाथॉन के अंदर पार्टिसिपेशन की होगी तो हमने APIs प्रोवाइड की थी इन द फॉर्म ऑफ द जेसन। सो जेसन के अंदर हमारे पास क्या किस किस्म का डेटा था? हमारे पास की वैल्यू पेयर्स थे, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट्स थे। सो आपने उन ऑब्जेक्ट्स को कितने आराम से अपने हैकाथॉन वाले प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लिया था। स्पेसिफिकली पाइथन के अंदर भी कुछ इसी तरीके से है, बट यहाँ पर जो भी डेटा है वो बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर एग्जीक्यूट होता है सो दैट वी कैन रीयूज इट एवरीवेयर, सिंपल एज दैट। अच्छा, अब अरे भाई, मैं तो ऑब्जेक्ट से मतलब बताऊं क्या समझता हूँ। मुझे कोई कहे ना आप कि यार पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, मान लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं जो समझता हूँ, फिर बताइएगा कि मैं कितना सही कर रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इसका कोई क्लास होती होगी। ऑब्जेक्ट तो क्लास से बनती है, जब तक क्लास ना हो तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, क्लास में दो चीज़ें होती हैं,
स्टेट होती है और बिहेवियर होता है, यानी मेथड्स होते हैं और स्टेट होती है। और ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, क्लास से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट के मेथड कॉल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल चेंज कर सकते हैं आप। जरा सा इसको एग्जैक्टली इसी तरह ही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रन टाइम के ऊपर होता है। क्लास जो होती है वो डेवलपर लिख के बताता है, वो उसका ब्लूप्रिंट होता है, वो उसका स्कीमा समझ लें या ब्लूप्रिंट समझ लें उसकी, कि रन टाइम पे ये ऑब्जेक्ट किस तरह का होगा, उसके क्या स्टेट होंगी, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या उसके फंक्शंस होंगे। तो सर ने जिस तरह कहा, एग्जैक्टली मेरी भी सोच यही है कि ये रन टाइम के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अपने बिहेवियर्स होते हैं, उसके अपने फंक्शंस होते हैं और उसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसकी अपनी स्टेट होती है। तो मेरा भी यही है एग्जैक्टली। तो हर चीज़ यहाँ पर पाइथन के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ प्रिमिटिव नहीं है। जिस तरह जावा में डेटा टाइप प्रिमिटिव हुआ करती थी और उसकी बेसिस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स खड़े होते थे, यहाँ पर हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। जी सर। अच्छा, एक और मुसीबत है, जब जैसे इंटीजर है या फंक्शन है, सब ऑब्जेक्ट है, यानी फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, क्लास खुद भी ऑब्जेक्ट है। मतलब मैं फिर रिपीट करता हूं, फंक्शन जो है ना, देखिए इंटीजर ऑब्जेक्ट है तो समझ में आती है, डबल फ्लोट ये सब ऑब्जेक्ट है तो समझ में आती है। पाइथन में फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब पाइथन में क्लास भी ऑब्जेक्ट है, पाइथन में सब चीज ऑब्जेक्ट है। मैं जितना भी एम्फेसाइज करूं उसको कम है। अब एक मसला है, जब मैं जैसे फंक्शन है ना ऑब्जेक्ट है तो मैं उसके मेथड देख सकता हूं। आप जाइए घर जाने चेक कीजिएगा, कोई फंक्शन लिखिएगा और देखिएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या मेथड है, अंदर क्या है। अच्छा, अजीब, जब मैंने पहली दफा देखना शुरू किया, मैं जावा की तरफ से आया था, .NET से आया था, C# जावा वगैरह की तरफ से आया था। मैं दिमाग ही गया, मैं समझा पता नहीं क्या जादू है। लिखा हुआ है फंक्शन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉलेबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अभी ये क्या बकवास है? मैं समझा कोई ये पागलपन है कोई जो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये क्या चक्कर है? वो चक्कर क्या है, जो फंक्शंस ऑब्जेक्ट के इनके फ्रेमवर्क के अंदर है। मिसाल के तौर पे मैं फंक्शन को कह रहा हूं कि इसको कोई कॉल कर सकता है, यानी दोनों राउंड ब्रैकेट लगा के आगे कॉल कर सकता है। तो मैं क्या करता हूं, उसमें क्या मेथड डाल देता हूं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉलेबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अच्छा, वो कुछ भी नहीं है अंडरस्कोर अंडरस्कोर। शुरू में आदमी का दिमाग हिल जाता है कि यह है क्या वाला, कुछ भी नहीं है। वो फ्रेमवर्क मेथड है जो आपने नहीं बनाए, वो दूसरे लोगों ने बनाए। मतलब दूसरे लोगों से मतलब फ्रेमवर्क पाइथन लिखने वाले ने बनाया। जी वो ऑब्जेक्ट क्लास के हम उसको ओवरराइड कर लेंगे। कोई भी चीज़ चलती होती है ना, तो जैसा ये पूरे मार्की है ना, ये एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में ना आप लोग काम कब हुए हुए सीटों के ऊपर, ठीक है। तो अभी जब मैं कहूँगा कि पहली रो उठ के बाहर चली जाए तो ये काम करना शुरू करेगी। तो इसी तरह ये पाइथन का एनवायरनमेंट समझ लें और पाइथन का एनवायरनमेंट इस तरह वर्क कर रहा है। बात क्लियर? तो कहीं भी फ्रेमवर्क में या किसी भी चीज़ में आपको उसमें हुकअप होना पड़ता है और उसमें फिर चलने के लिए। बात क्लियर? जैसा रेलवे स्टेशन के अंदर आप हुकअप होते हो एज अ पैसेंजर, कुली हुकअप होता है, वो अपने काम में हुकअप होता है। ट्रेन का ड्राइवर जो होता है वो अपने काम से हुकअप होता है। तो फिर इस तरह एक पूरा मैकेनिज्म चल पड़ता है, ठीक है। तो किसी भी चीजों में अंडरस्कोर या इस तरह की कोई वो देखे ना, कुछ भी नहीं है। या तो वो फंक्शन है, खास किस्म का फंक्शन है, या वो स्टेट है। स्टेट से मतलब वेरिएबल है क्लास का। क्लास में आप सब टाइपस्क्रिप्ट से आए हैं, नए बंदे को तो ये बताना फजूल है, मगर यहाँ पे तो आप टाइपस्क्रिप्ट से आए हैं तो आपको पता है या पता होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल एक और, जावा में C# में स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, टाइप लैंग्वेज है। जावा भी स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है, यानी आपको मैं कोई वेरिएबल दूं तो वेरिएबल आप
उसको बनाते वक्त ये बताएंगे कि ये कौन सा वेरिएबल है। मैं लिखूं a इज इक्वल टू 5, तो a की टाइप हो गई इंटीजर टाइप। अच्छा, जावा में एक दफा a की वैल्यू इंटीजर हो जाएगी, चेंज नहीं हो सकती। मैं रिपीट करता हूं, दूसरी लैंग्वेजेस स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं उसको कहूं कि ये पाकिस्तानी पैदा हुआ है तो वो पाकिस्तानी रहेगा, कुछ भी होगा। मगर पाइथन डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप क्या है? मैं कहूं a इज इक्वल टू जिया, जिसकी टाइप पाकिस्तानी है, और फिर मैं लिख दूं a इज इक्वल टू आरिफ, ये तो अंग्रेज है, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं इंग्लिश है, तो ये तो अब वो ए में वो भी चला जाएगा। तो कॉमन सेंस कहती है कि पाइथन में टाइपिंग नहीं हो सकती क्योंकि डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। मगर पाइथन ने एक नई चीज ऐड की है कंपटीशन में, या ये तो हम नहीं कह सकते जावा के कंपटीशन में या किसी कंपटीशन में, क्योंकि इस वक्त दुनिया की 3 बड़ी लैंग्वेजेस हो गई हैं। एक पाइथन है, एक टाइपस्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट तो खत्म हो गई क्योंकि अब ज्यादातर प्रोफेशनल टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, या जावा है। जावा भी अभी स्ट्रॉन्ग है, इंटरप्राइज में तो बहुत इस्तेमाल होती है, बैंकों में तो। अच्छा, जावा भी टाइप लैंग्वेज है, टाइपस्क्रिप्ट भी टाइप लैंग्वेज है, मगर पाइथन नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि इनमें टाइप हिंट्स डाली। जोर किस पे? टाइप हिंट्स। अच्छा, टाइप हिंट क्या होता है? टाइप हिंट ये होता है कि आपने कहा कोलन और इंटीजर, फिर वो टाइप होती है। अच्छा, मगर अब अजीब मसला है, जरा सा गौर से सुनिएगा, मैं भी पहले नहीं समझा था। जावा में, सॉरी, पाइथन में जो टाइप हिंट होती है वो सिर्फ हिंट है। किसके लिए? क्या इंटरप्रेटर के लिए हिंट है? नहीं। जब पाइथन चलती है तो वो टाइपिंग चेक नहीं करती, आपने डाली भी हो फिर भी करती नहीं चेक। इंटरप्रेटर को नहीं पता कि टाइपिंग क्या है। फिर क्या मसला है? आप लिखें a कोलन इंट इज इक्वल टू 5, ये टाइप हिंट है, और ये किसके लिए? कंपाइलर तो है ही नहीं, ये रीडेबिलिटी के लिए है और आपको आईडी के लिए बेसिकली। तो ये जो आप टाइपिंग डाल रहे हैं सारी, ये किसके लिए? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए है। वो चेक करके आपको वार्निंग दे देगा कि यह अपनी बचकर आपने इंट a इज इक्वल टू आगे दिया लिख दिया, a इज इक्वल टू a कोलन इंट इज इक्वल टू दिया लिख दिया, तो डाल देगा कि भाई आप इंट के अंदर स्ट्रिंग डाल रहे, कर देगा आईडी आपका। वार्निंग है, सिर्फ VS कोड आपको वार्निंग देगा। मगर अगर आप चलाएंगे ना, वो चल जाएगा, चलाएंगे तो चल जाएगा। अच्छा, अगर पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसमें पाइथन में बड़े एडवांटेज है। लेकिन जावा तो पहले सन माइक्रो सिस्टम की थी, इस वक्त ऑरेकल की है। किसी वक्त भी आपका लाइसेंस बंद कर देंगे, कहेंगे निकालो 50 लाख रुपए, तो आपको निकालने पड़ेंगे, उनकी है। पाइथन पूरी यूनिवर्सिटियां लैंग्वेज ओन करती हैं, AI की भी मेन लैंग्वेज है। तो आइंदा अगर कोई यहाँ पे इतना बड़ा चीता पैदा हुआ जो कह रहा है कि मैं अपनी इंप्रूव करूंगा पाइथन को, 50 लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ओपन सोर्स में, सारे इंटरप्रेटर, सारे ये पाइथन सी, ये सब ओपन सोर्स में। तो आप कुछ भी जाके चेंज कर सकते हैं आइंदा, जब आप बहुत बड़े प्रोग्रामर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा 2 बातें, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, और जावा पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विद डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक से क्या होती है? वो चेंज होती रहती है, वो पाकिस्तानी की तरह है, कभी शरीफ बन जाता है, कभी बदमाश होता है, कभी पता नहीं क्या क्या है, डायनेमिक है। यहाँ तो कभी आपको मिलेंगे किसी से तो वो इस्लाम का आपको तबलीग शुरू कर देगा, 2 मिनट बाद आपके 50 रुपए खा जाएगा। तो डायनेमिक, हमारी भी पर्सनैलिटी डायनेमिक है, हम लोग डायनेमिक चेंज होते रहते हैं। डायनेमिक ये होता है, जारी की दुनिया में चोर रहता है और शरीफ रहता है। यहाँ अजीब चक्कर है,
किसी वक्त भी कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यू पकड़ ले। अच्छा, तो हमने अभी तक क्या देखा? हम अब ना ये करेंगे, हमारे पास टाइम कितना है? 8 मिनट है। हम हमजा को बुलाते हैं। हमजा, अभी तक जो पढ़ा है ना, ये रिवाइज करा दो, और फिर बाकी सारी क्लासों में भी आप ही मैनेज कर रहे होंगे, और वो कासिम भाई भी होंगे और आपके साथ अमीन भी होंगे। तो जरा सा ये रिवाइज करा दें। मैं और ये तो यही बैठे हुए, तुम यहाँ आ जाओ। मैं निकल रहा हूँ, मैं कट रहा हूँ। सब 5 मिनट के रिवाइज करा रहे थे, इतना बैठ गए तो बंद कर देते हैं। बहुत रश होगा, निकलते हुए तरीके से निकलवाएंगे पुलिस वाले, वरना लड़की कम धक्का होगा। अच्छा जी, आज की क्लास के अंदर हमने ओवरऑल क्वार्टर 3 के अंदर जो जो चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे वो चीज़ें हमने कवर करी हैं। और पहले मुझे एक दफ़ा एक फीडबैक ये दें कि आप में से कितने लोगों को पाइथन जो है पढ़कर आया है पहले से? ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ ज़्यादातर तादाद में पाइथन कर लिए, इनको भाई कैसे करी? खुद से कवर कर ली। तो भाई जिन लोगों ने पाइथन नहीं कवर करी है, बहुत आसान है, टाइप स्क्रिप्ट से ज़्यादा आसान है पाइथन। अच्छा, कहाँ तक आप लोगों ने जो है पाइथन कवर करी है? इस लिस्ट को देख के आप लोगों ने बताना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तक कर ली? कितने लोगों ने पाइथन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर ली है? और कहाँ से पढ़ी है? कहाँ से पढ़ी है? YouTube से, इंटरनेट से, सब चीजें मिल गई। यहाँ जो है बड़ी मुश्किल हुई उसे ढूंढने में। डायनावर्सिटी का एक चैनल है, वहां पे भी आपके पास पाइथन के बहुत सारे रिसोर्सेज। आप YouTube पे जाके लर्न पाइथन लिख के आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। तो W3 स्कूल्स, तो भाई बहुत सारी रिसोर्सेज है जहां से आप पाइथन इजीली सीख सकते हैं। बस आपने जो है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है। हम क्विकली गो थ्रू करते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है आप लोग ये घर जाके पूरा हफ्ता होगा, अगली क्लास से आने से पहले क्या करना होगा? आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई क्लास